मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम लोग जो संडे को आज पेपर हुआ है उसकी व्याख्या लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस का है उसकी चर्चा होगी। बाकी 120 क्वेश्चन जो संस्कृत के हैं वो अलग से चर्चा की जाएगी। तो आज हम लोग इस प्रश्नों को जो है डिटेल में समझेंगे, चारों ऑप्शन की व्याख्या समझेंगे। और आगे 2 दिन यानी 24 और 25 मैं दिल्ली में रहूँगा, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। 26 कंटिन्यू रहेगी और समय निर्धारित कर लिया जाएगा, सुबह का ही समय रहेगा। तो पहला नंबर प्रश्न शुरू करते हैं आज का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो पहली बात तो ये सिंधु सभ्यता महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये सिंधु सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस नदी, है ना। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पहली बात तो ये समझना है हमको, ये सभ्यता है। सभ्यता का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहे हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे और उनकी जीवन विधा क्या थी, ये सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो इसके जो अवशेष मिले हैं वो आज का जो पाकिस्तान है, पहले तो वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो आज का पाकिस्तान और अपना भारत ये दोनों जगहों पर फैला हुआ है। तो ये भी हमें जानना है कि पाकिस्तान और भारत में इसका स्थान फैले हुए हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये कैसी सभ्यता थी। जैसे ग्रामीण सभ्यता है और शहरी सभ्यता है, 2 तरह की सभ्यताएं मानी जाती हैं। तो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये नगरीय सभ्यता में आती है। ये भी सारे सवाल हैं, इनको आप अच्छे से समझे रहिए। तो ये नगरीय सभ्यता थी। ये प्रमाण कैसे मिलते हैं नगरीय थी ग्रामीण थी? हाँ बिल्कुल, खुदाई हुई और उसमें कुछ ऐसे अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि नगरी थी। उसमें साक्ष्य जैसे हो गया, जैसे शहरों में आज आप देखते हैं तो रोड जो है, एक रोड ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे आ रही है, यानी चौकोर चौराहे पे मिलती है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। तो ये साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ जो रोड का निर्माण था वो कैसे थे, 90 डिग्री पे मैच कर रहे थे, समकोण पे। दूसरी चीज, वहाँ पे जो नालियां बनी थी यानी पानी निकासी की व्यवस्था थी वो क्या थी, वो ढकी हुई थी पहली चीज। और दूसरी चीज पक्के ईंट से बने थे। ईंट जो आज आप बना रहे हैं ईंट, वो पक्के ईंट तब से हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आज से 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय थी। इसलिए ये पता चलता है कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब और किसने किया, इसकी खोज कब और किसने किया। तो पहली बार हड़प्पा एक जगह है आज के पाकिस्तान में, ये जगह है, ठीक है। इसी नाम पे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार हड़प्पा नामक जगह पर ही इसकी खुदाई हुई जहां से साक्ष्य मिले। तो ये भी आपको पूछ सकता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता न लिख करके सीधे लिख सकता है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो हड़प्पा जो कि पहला स्थान था, इसको सन 1921 में दयाराम साहनी, बहुत बढ़िया, दयाराम साहनी ने खोजा। इनके देखरेख में खुदाई हुई और इन्होंने वहां से साक्ष्य प्राप्त किए। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित वही बताए जा रहे हैं। अभी ये तो पूरा टॉपिक आप 1 घंटे पढ़िए तो नहीं खत्म होगा, लेकिन जो पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न है वो समझा दिया जा रहा है। तो ये सन याद रखना है कि पहली बार खोज कब हुई, 1921 में। कौन करने वाला था, दयाराम साहनी थे। और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण साइट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ है, ये भी आज के पाकिस्तान में, ये सब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ने खोजा। तो ये 2 नाम महत्वपूर्ण है। ये 1922 में समथिंग हुआ, ये 1921 में हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण। अब सवाल जो पूछा है कि भारत में स्थित है कौन सा स्थान, है ना। ये तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन भारत में बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें एक लोथल है। लोथल आज का जो गुजरात है वहाँ पे ये लोथल है। लोथल में एक म्यूजियम भी अभी हाल में बना है। मोदी सरकार ने इसमें म्यूजियम बनवाए हैं कि जहाँ जहाँ की हड़प्पा कालीन जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को यहाँ ले जाके स्थापित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। इसलिए न्यूज में भी है। दूसरा चीज़ ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब डाक यार्ड, यानी आज की डेट में बंदरगाह गोदीवाड़ा। तो अगर पूछ ले गोदीवाड़ा किस सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, कौन सी जगह पे मिला है, तो वहाँ यानी बोट, जो बोट हैं, बोट के अवशेष मिले हैं।
तो ये कह सकते हैं कि गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, हाँ बोलिए, पहले भी व्यापार मतलब होता हाँ ये सिद्ध करते हैं कि हमारे व्यापार पहले भी अरब या अदर कंट्री से, यूरोप से रहे हैं। हम भी जो है समुद्री यात्राएं करते थे। तो ये सारे साक्ष्य हैं। लोथल गुजरात का स्थान है, तो ये महत्वपूर्ण है। आजकल ये न्यूज में भी है। अभी एक मुट्ठी सीट वहाँ पे एक अवशेष भी मिला है चौबेपुर वाराणसी में, उसको भी ले जाके यहीं रखा जा रहा है। वो भी 1200 साल पुराना है। तो इस तरह से ये लोथल बहुत न्यूज में है, इसलिए ये सवाल हमने उठाया है कि लोथल जो है ये गुजरात का स्थान है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गोदीवाड़ा का प्रमाण यहाँ से मिलते हैं डाकयार्ड के, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर इस टॉपिक से महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका उत्तर, सबसे उत्तर वाली जगह कौन सी है, दक्षिण वाली जगह कौन सी है, पूरब पश्चिम, समझ रहे हैं। जैसे खुदाई हुई, बहुत सारी जगहें मिली, उसमें से सबसे पूर्वी जगह कौन सी है, पश्चिमी जगह कौन सी, इस तरह सवाल पूछ लेता है। तो अगर ये मैप हम लोग भारत का बनाएं, ठीक है, तो ये माने अगर हमारा यहाँ ज़्यादातर चीज़ें यहीं मिली हैं, इतने से, वो सॉरी इतने से एरिया में, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ये अपना जम्मू कश्मीर, ये सारा रीजन उत्तर प्रदेश से, सबसे पूर्वी भाग जो है उत्तर प्रदेश में ही मिला है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है, तो आलमगीरपुर है ना। तो इसको आप ऐसे, ये आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में, मेरठ में आलमगीरपुर। अगर पूछ ले कि पूर्वी स्थान से कौन सबसे, अब चूंकि यूपी में है, यूपी की परीक्षा है तो महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे उत्तर में जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मांडा जगह है, मांडा जम्मू कश्मीर में। और यहाँ दैमाबाद एक जगह है, दैमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। हाँ ये महाराष्ट्र में है, आज के महाराष्ट्र, ये यूपी में। और ये सुतकांगडोर, सॉरी ऐसे फिर से यहाँ लिख देता हूँ, सुतकांगडोर एक जगह है, पाकिस्तान में है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पश्चिमी, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, स्थल कौन सा है, तो सुतकांगडोर। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो मांडा। सबसे पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा है, हाँ बस इतनी सी बात हमको इसमें याद रखनी है कि नगरीय सभ्यता थी। दूसरी चीज इसमें जो है सिंधु नदी घाटी के, जो सिंधु से संबंधित जितनी नदियां हैं, पंचनद जो आप कहते हैं, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, ये सारी नदियों के किनारे है। मेन नदी जो इसमें है सिंधु नदी है, ठीक है। तो ये सारी तथ्य हमको रखना है। फिर हम जो है इसको एक बार मिटाते हैं। जैसे भारत में जो कुछ और, जैसे धौलावीरा एक जगह है, ये भी महत्वपूर्ण है। धौलावीरा भी गुजरात में है। पूछ लेता है कभी कि ये स्थान कहाँ पे है, धौलावीरा गुजरात में ही है। रोपड़ एक जगह है, ये पंजाब में है, रोपड़। एक राठी गढ़ी है, ये कुछ फेमस है इसलिए इनको बता रहा हूँ। राठी गढ़ी ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। ये कुछ महत्वपूर्ण और जो ज़्यादा फेमस हैं वो जगह हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। धौलावीरा गुजरात के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर, राठी गढ़ी हरियाणा। राठी गढ़ी जो है भारत की सबसे बड़ी साइट भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी है, मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो इन सभी स्थानों से काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई बस, इसमें और कुछ है नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी, लोथल गुजरात। और हड़प्पा तो आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। इसका सही जवाब लोथल हो गया। अगले सवाल पढ़ा जाए। हाँ अच्छा अच्छा, कबीरदास। कबीरदास को आप सब जानते हैं, है ना। किसके शिष्य थे, रामानंद। रामानंद कहाँ पे जन्म लिए थे, यहीं प्रयागराज के हैं। हाँ रामानंद प्रयागराज के हैं। अच्छा कबीरदास, कबीरदास उधर रहते थे ना, तो वो अब शिष्य, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन इनका जन्म यहाँ है रामानंद जी का। तो कबीरदास को आप सब जानते हैं, ये 16वीं सदी के, 16वीं सदी के संत हैं। 16वीं सदी के मतलब समझ रहे हैं, 1500 समथिंग, इसी 1500 के बाद जो भी सन शुरू हो गया, हाँ 1398 में, 1300 नहीं 1498 होगा, 1498। तो 15वीं शताब्दी नहीं, 15वीं शताब्दी, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए एक बार।
हमारे ख्याल से 1498 में इनका होना चाहिए, चूंकि 16वीं शताब्दी के हैं ये संत, 1398 से तो फिर 15वीं शताब्दी हो जाएगा। हाँ, तो फिर 15वीं शताब्दी हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के संत हैं ये, भक्ति संत हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये छुआछूत, जात पात और ऊंच नीच को खंडन किए हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन? कबीरदास। इनके गुरु जी कौन है? रामानंद जी हैं, ठीक है ना। और इनका अंतिम संस्कार या लास्ट में मरते समय कहाँ गए? मगहर, मगहर, आज का संत कबीर नगर। हाँ, उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर है इनके नाम पे, वही मगहर जगह पे इनका अंतिम वो हुआ। क्या है जयंती थी इनकी? 1398 ना। 1398 से लगभग 15 हाँ, तो ठीक है, तो ये शताब्दी आ गया। ये 15वीं शताब्दी के संत हैं, ठीक है। 1398 इनका जन्म है, और जब भी इनका हमको लगता है 1600 कुछ में मृत्यु कब हुई है? 100 साल 1518 ईस्वी में मगहर में उत्तर प्रदेश में। 1518, हाँ 1518, 100 साल के ऊपर जिए, है ना। 120 साल के लिए हाँ, काफी लंबा समय रहा। तो मगहर जो है आज संत कबीर नगर जो स्थान है, वहाँ पर मार्ग। हाँ 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 एक तरफ शमशान मतलब बनाया है हाँ समाधि, हाँ एक तरह से वो मुसलमान जो बनाते हैं हाँ कब्रिस्तान, हाँ उसको वो बनाए हाँ। दोनों है। हम गए क्योंकि इनका पालन पोषण किसी मुस्लिम परिवार में हुआ, जुलाहे में, है ना, जुलाहो ने किया था। और ये जो है जात पात किसी धर्म से नहीं, बल्कि कबीर पंथ अलग ही इनका एक पंथ ही चल रहा है। कबीर पंथी संत हैं ये, कबीर पंथ, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जो भक्तिकालीन जितने हैं, रामानंद हो गए, ये हो गए, रामानुज हो गए, इन सबको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत की आज़ादी में राष्ट्रीय कांग्रेस का काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसके जो भी क्रियाकलाप हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो पहली बात तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये बात तो स्पष्ट ही है। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, है ना, कौन थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो इसको उत्तर तो अगर लगाना हो तो JB कृपलानी जी थे, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हमको समझना चाहिए। क्या क्या? पहली चीज़ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बता सकते हैं? 1885 बहुत बढ़िया, 1885 में हुआ, ये बॉम्बे में। बनर्जी हाँ, एयो हुम जो थे इसकी स्थापना किए थे, और पहले सचिव भी थे, सेक्रेटरी थे, 1885 में। हाँ, दूसरी चीज़ इसकी महत्वपूर्ण है कि इसकी जो पहली बैठक हुई वो बॉम्बे में तेजूपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, बॉम्बे के अंदर। तो पूछ सकता है पहली बैठक कहाँ हुई, तो बॉम्बे के अंदर हुई। दूसरी महत्वपूर्ण, उसकी अध्यक्षता किसने की? सबसे महत्वपूर्ण चीज, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, शुरू के 4 जो है अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सवाल बनते हैं जहाँ जहाँ से, उनको हमको कवर करना है। तीसरे चौथे कौन थे? हाँ मुस्लिम में पूछता तो बदरुद्दीन तैयब। हाँ 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 हाँ, पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। अब इतनी बात स्पष्ट हो गई, पहले ये हो गए। दूसरे नंबर पे जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, इनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अंग्रेजों की पोल खोल दी थी कि किस तरह से ये भारत के धन को निकासी कर रहे हैं, धन की निकासी का सिद्धांत भी दिए थे। ये एक किताब लिख करके इन्होंने भारतीयों को जागरूक किया और बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज ना सिर्फ हमारा शोषण कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे देश के संपत्ति और धन को निकाल निकाल करके अपने देश ले जा रहे हैं। तो एक बुक के माध्यम से। हाँ हाँ, तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरे अध्यक्ष हुए। तीसरे, ये 2 बार अध्यक्षता किए, ये भी महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, एक बार 1906 में भी इन्होंने किया था, बनारस के अधिवेशन में, और ये दूसरा अधिवेशन तो ये किए ही थे। तीसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कौन है? वो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में महत्वपूर्ण ये भी है, सवाल ये पूछ लेता है कि भाई पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब हो गए। पहले पारसी कौन थे? तो पारसी, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो पहले पारसी अध्यक्ष भी पूछ लेता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और दूसरी बात बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे?
पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और कांग्रेस के ओवरऑल तीसरे अध्यक्ष थे। यानी 1985 में पहली बार बैठक हुई, फिर 1986 में हुई बैठक, हर साल हो रहा था, ठीक है। फिर तीसरा 1987 में, और चौथा जो बैठक हुई वो 1988 में होगी। और 1800 चल रहा, सॉरी 1886, 1887, 1888। और चौथे नंबर पे जॉर्ज यूल टर्की थे, जॉर्ज यूल, या यूले भी लिखा रहता है, YULE। और ये कौन है? पहले विदेशी भी हैं और ईसाई भी हैं। तो ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी या क्रिश्चियन या ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। हालांकि बाद में एनी बेसेंट भी 1917 में बनी, वो पहली महिला थी, वो भी महत्वपूर्ण है। 1917 में जब वो अध्यक्षता कर रही थी तो पहली महिला थी जो किसी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। और पहली भारतीय महिला पूछ सकता है, ये सारे सवाल हैं ये जो यहाँ से बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो भारतीय महिला में सरोजनी नायडू ने किया था। कब किया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। गांधी जी 1924 में एक बार ही किए, 1924 में बेलड्राम जो है वहाँ कर्नाटक में, नहीं उसके बाद नहीं किए। तो ये सब महत्वपूर्ण है जो आप उठाएं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो जॉर्ज यूल ये पहले कौन थे? ईसाई और विदेशी भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और 1987 में अध्यक्षता किए। 1986 में दादा भाई नौरोजी जो 2 बार अध्यक्षता किए। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। हाँ, फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हटा देता हूँ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है 1907 में, चूंकि कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, सूरत अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण हो जाता है 1916। हाँ, 1916 एक्चुअली इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच वो भी हुआ था, एक समझौता हुआ था। और दूसरी चीज गरम दल नरम दल भी मिल रहे थे, तिलक और एनी बेसेंट के सही मतलब प्रयास के माध्यम से। तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन याद रह जाएं, इसका ख्याल रखिए थोड़ा सा। मतलब चीज़ें जो बताई जा रही हैं इतना तो एटलीस्ट पढ़ के जाइए ही, इसका नोट्स बना लीजिए या वीडियो को बार बार देख लीजिए, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा तो बनना चाहिए, बहुत कठिन नहीं बनाया गया। तो जहाँ से बार बार सवाल पूछते वहीं से हम प्रश्न उठा रहे हैं। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, ये अधिवेशन महत्वपूर्ण भी है, लखनऊ में हुआ था। और इसमें चूंकि गरम दल नरम दल मिले थे और मुस्लिम लीग का भी एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस का, इसलिए ये जो है 1916 की अध्यक्षता कौन किया, कहाँ हुआ, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, लखनऊ में, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण होता है 1917 वाला हो जाता है। यहाँ हमने बताया ही एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, चूंकि पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। हम बताए ही ये कि आयरलैंड की लेडी थी एनी बेसेंट। और 1916 में इन्होंने एक काम शुरू किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर में, तिलक के बाद। हाँ, ये कल चर्चा हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बाद चल करके और भी बीच में महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चलते हैं सीधे 1924 में। 1924 में जो है कर्नाटक में हो रहा था। तो उस समय महात्मा गांधी एक ही बार किए विचारे, महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्षता की कांग्रेस की, वो था 1924 में। और उसके बाद 1925 महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है बार बार कि पहली भारतीय, अच्छा सवाल पे ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला किसने अध्यक्षता की, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कानपुर में चल रहा था अधिवेशन और ये सरोजनी नायडू थी। और अगर पूछ लेंगे पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता थी, वो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सरोजनी नायडू पहले ऑप्शन दे देता है, मार देते हैं लोग। तो जब अगर पूछे कि पहली महिला तो सरोजनी, वो एनी बेसेंट, और ये भारतीय महिला पूछ लेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सीधे चलिए, एक बार सुभाष चंद्र बोस ने भी किया 1938 में, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। उससे आगे चलते हैं हम लोग 1940 में। 1940 में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वार, 1939 से शुरू हो गया। तो इस समय जो है अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे,
ठीक है। और वो बने रहे कहाँ तक, 1946 तक, जबकि युद्ध खत्म नहीं हो गया। फिर जो है उसके बाद बीच में जवाहरलाल नेहरू मिले, लेकिन बहुत कम समय के लिए। फिर जेबी कृपलानी बन रहे 1946। यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। हाँ, अबुल कलाम आज़ाद ये 1940 से 46 तक लगातार रहे, जबकि इतना लंबा समय कोई नहीं रहा, क्योंकि उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो यहाँ कांग्रेस की मीटिंग भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो बने रहे। जब उन्होंने अध्यक्षता कर दी उसके बाद से वो बने ही रहे। और उसके बाद 47 में सीधे आ जाइए, जेबी कृपलानी जो इसमें सवाल पूछा है, ये जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। फिर उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया भी हुए, लेकिन वो सब महत्वपूर्ण नहीं। जितना हमने इसमें बताया है इतनी चीज़ें आपकी जुबान में होनी चाहिए, बार बार इसको देख के याद करना है, ठीक है। अगर कोई तथ्य इधर उधर हुआ होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि हमने पूरी चीज़ें सही ही बताया होगा। आगे चलें। अच्छा, इससे 2 सवाल इसमें उड़ गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये अगला ही सवाल, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले में यही पूछता है कि पहला अध्यक्ष कौन था, पहला पारसी अध्यक्ष कौन था, पहला ईसाई अध्यक्ष कौन था, पहला महिला अध्यक्ष कौन था, पहला विदेशी महिला अध्यक्ष, वो मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इस तरह सवाल बनते हैं। तो मुस्लिम वाले में ये हम बताइए तीसरे नंबर के थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1987 में किए, तो इसका सही आंसर बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ये तो आप बताए ही 1940 से वो 46 के बीच रहे हैं, लंबे समय तक रहे। ये वाला हो गया सवाल उसी में एक्सप्लेन। अब आइए, हाँ, 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। तो हाँ, उसी समय जो है किसका कार्यकाल चल रहा था उस समय, राजीव गांधी का। हाँ, उनके कुछ ऐसे काम याद किए जाते हैं आज भी, क्योंकि उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि वो खुद युवा थे, युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि 30 वर्ष ही क्यों, मेच्योर तो 18 वर्ष में हो जाते हैं, तो 18 वर्ष में उनको मताधिकार दिया जाए। और तभी से ये परंपरा चली आई। तो उन्होंने 1988 में तो उसका संशोधन किया था, लेकिन 89 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो मताधिकार का प्रयोग पूछा है ना, मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया, तो वो 1989 में। ये 21वां संविधान संशोधन था। ओ सॉरी, 61वां, हाँ, सॉरी, ओह सॉरी, हाँ, सॉरी, 61वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो युवा हैं वो 21 वर्ष में नहीं बल्कि 18 वर्ष में ही एलिजिबल हो जाते हैं उनको वोटिंग करने के लिए। वो आज भी चल रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया 1989। ठीक, आगे बढ़ जाए। अच्छा, हाँ, 25 हो गया। अब इधर आया जाए, 26, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये दोनों शब्द पहले जो है मूल जो हमारा संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द ये नहीं थे। हाँ, ये नहीं थे। और एक अखंडता ये भी शब्द जोड़ा गया था उस समय, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, ये हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन आप सब पढ़े ही हैं बार बार, इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। 1976 में जिस समय आपातकाल चल रहा था तो किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी द्वारा एक बृहद संशोधन किया गया। उस बृहद संशोधन में ये भी शामिल था जिसमें उन्होंने क्या किया कि हमारी उद्देशिका जो है, जो प्रस्तावना है, उसमें उन्होंने समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द याद रखना है अपने को, ठीक है। तो इसमें इन शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए हमको। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है बताएगा कोई? मतलब किसी धर्म विशेष का उसमें मतलब जोर ना रहे, भारत में कोई अपना अधिकार न जमा ले कि हमारा हिंदू धर्म जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग मतलब जो भी धर्म जो लेना चाह रहा है तो स्वेच्छा से ले सकता है। हाँ, वो तो है ही है, वो तो हमें मिला ही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का जो यहाँ पे अर्थ है वो ये है कि राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा। यानी राष्ट्र में जो है सरकार जो बनेगी वो सरकार ये नहीं करेगी कि मंदिर के लिए तो पैसा दे लेकिन मस्जिद के लिए ना दे। कहने का मतलब सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी। यानी ना तो हम अगर हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो ना मुस्लिम धर्म, हम तटस्थ, हमारा कोई धर्म नहीं है। और अगर हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको भी सपोर्ट करें। इस तरह से धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि जो राज्य है, राज्य का मतलब राष्ट्र, जो राष्ट्र है वो किसी भी धर्म के प्रति, हर धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा। किसी धर्म का ना तो उसका फेवर करेगा ना तो उसके अगेंस्ट रहेगा। तो ये शब्द इन्होंने जोड़ा, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है।
दूसरा चीज समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब कि जो संसाधन है राष्ट्र के उसमें सब लोगों का समान अधिकार हो। ऐसा नहीं जो हमने बताया ना, कल बता रहे थे कि उसमें कोई एक व्यापारी आए और पूरे धन को इकट्ठा कर ले, तो वो चीज़ें नहीं। संकेंद्रण, धन के संकेंद्रण से बचना है जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में है, तो उसी को इन्होंने प्रस्तावना में भी जोड़ दिया। समाजवाद का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र के संसाधनों में समाज का अधिकार है। समाज मतलब सभी लोगों का समान अधिकार है, तो ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और अखंडता यानी राष्ट्र की अखंडता और एकता से संबंधित है। ठीक है, ये 3 शब्द पूछ लेता है कि ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस सन में जोड़ा गया या किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, इस तरह के तमाम सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ जाए। हाँ, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? देखिए यहाँ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो पहले यह जानना पड़ेगा कि नेतृत्व कौन करता है राष्ट्र का। जो आपका राष्ट्र है उसका नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नेतृत्व करने का काम सरकार कौन चलाता है? सरकार तो प्रधानमंत्री चला, उसी के नेतृत्व में सारी चीजें हो रही हैं। फर्स्ट नागरिक के रूप में। हाँ, राष्ट्रपति फर्स्ट नागरिक के रूप में है और वो प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है किसी भी देश के साथ तो उसमें राष्ट्रपति के नाम से होगा, उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं चढ़ेगा। उसमें कोई भी देश अगर एग्रीमेंट करता है, कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी नीति आती है या कोई भी संशोधन होता है, कुछ भी हो रहा है, कागजी कार्रवाई तो किसके नाम पे होगी? राष्ट्रपति के नाम पे। लेकिन क्या वो लीड भी करता है देश को? वो लीडर नहीं, वो नेतृत्व नहीं कर रहा है। संसद को कौन लीड कर रहा है? मोदी कर रहे हैं। सरकार को कौन लीड कर रहा है? मतलब प्रधानमंत्री कर रहा है। तो इसमें वही पूछा है कि राष्ट्र प्रतिनिधित्व तो करता है, यानी देश में कोई आएगा तो राष्ट्रपति ही उसको जो है क्या करेंगे, राष्ट्रपति ही पहला नागरिक होगा उसको रिसीव करने के लिए, और राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे एग्रीमेंट होंगे, समझौते होंगे, लेकिन राष्ट्रपति उसका नेतृत्व तो नहीं करेगा देश का। तो ये वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये युक्ति किसके लिए सही है? तो क्या जवाब होगा? समझिए ध्यान से, प्रतिनिधित्व करता लेकिन नेतृत्व नहीं करता। प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति में आ जाएगा। हाँ, प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नेतृत्व करता है लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं करता तो वो हो जाता। हालांकि प्रतिनिधित्व जो ऐसे दूसरे देशों में जाके मीटिंग करते ही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी साइन होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। या जो भी संविधान संशोधन हो रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट राजपत्रित वो हो रहे हैं, सब राष्ट्रपति के नाम पे हो रहा है। ठीक है, वास्तविक कार्यकारी है वो सब प्रधानमंत्री का हाँ, वास्तविक कार्यकारी वही है, लेकिन हाँ, प्रतिनिधित्व करता कहने के लिए हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च पद इन्हीं का है। ठीक है, मतलब नाम मात्र। नाम मात्र के। हाँ लोकसभा अध्यक्ष जानते ही हैं कौन होता है? जो लोकसभा में हेडमास्टर होता है, जो बताता है कौन खड़ा होगा, कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, वो सारा हेडमास्टर काम लोकसभा अध्यक्ष। कौन है इस समय? ओम बिरला जी, है ना। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? B.R. गवई। हाँ, वेरी गुड, B.R. गवई। इनके लिए सवाल बन सकता है। कारण ये है कि दूसरे दलित हैं। इसके पहले बालाकृष्णन थे, इसके पहले बालाकृष्णन जी रह चुके हैं। हाँ, वो भी दलित थे और ये दूसरे दलित हैं। और राष्ट्रपति तो ये पहली ही हैं दलित, महिला दूसरी हैं, चूंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहले बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी B.R. गवई भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पूछ ले उसका मन कर जाए तो, चूंकि दूसरे नंबर के दलित भी हैं और इसमें चर्चा में भी हैं। चर्चा में भी बालाकृष्णन जी थे, बालाकृष्णन रह चुके हैं ऑलरेडी दलित में। हाँ हाँ, आगे बढ़ा जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है पहले। हाँ, कैट का काम क्या होता है पहले? ये 6 वर्ष का होता कैग वाले का। हाँ, 6 वर्ष का होता है। वो तो ठीक है, पहले ही बताइए काम क्या होता है। कैट करता क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, पहली चीज तो इसका देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है इस समय, बताएंगे? हाँ, जानते रहना चाहिए क्योंकि बड़े पद है ना। के संजय मूर्ति। हाँ,
ठीक है, के संजय मूर्ति। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, ये हमको जानना चाहिए। आर्टिकल 148। जैसे हमने कल बताया था 280 किससे संबंधित था, वित्त से, वित्त से, बहुत बढ़िया। हमने कल ही बताया था 324 चुनाव चुनाव आयोग से संबंधित था। इसी तरह 315 लोक सेवा आयोग। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह ये भी 148 भी कई बार आयोग में पूछा है, ये फेवरेट सवाल है उसका कि सीएजी का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 148 बिल्कुल एकदम जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है। 148 से लेके 151 तक इनके कार्यों का वर्णन सारी चीजें हैं, लेकिन 148 ही वो देता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 148 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसका कार्यकाल जो है वो तो आपने देख ही लिया है, 6 वर्ष का होता है, इसमें लिखा ही है, आप लोग उत्तर जान ही रहे हैं। 6 वर्ष क्यों होता है? संजय मूर्ति इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले थे, थे, वो अब रिटायर हो गए, अब ये वर्तमान में ये हैं। तो आपको पूछेगा तो वर्तमान ही पूछेगा, है ना। या तो ऐसे भी पूछ सकता है एक स्टेप पीछे। न, ऐसा जनरली पूछना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगभग साल भर हो चले इनको, के संजय मूर्ति को, हाँ, सीएजी बने हुए, ठीक है ना। बाकी एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी पूछ ले, उसको थोड़ी रोक सकते हैं। इसके जैसे राष्ट्रपति हैं, इसके पूर्व के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति वगैरह काफी बड़े पद हैं, ये तो जो है क्या, ये चर्चा में थे। हम्म, तो मान लीजिए अभी इसमें बालाकृष्णन कौन सी वो हैं सीपी कृष्ण, राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, तो वो इसके पहले वो चर्चा में थे। हाँ, धनखड़ धनखड़ जी, हाँ पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकता है, कोई उपराष्ट्रपति संबंधी चीजें पूछ सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो उसके पद के लिए नहीं मिलता है, किसके लिए मिलता है? पदेन सभापति होता है वो राज्यसभा का, राज्यसभा की वो क्या करता है, हेडमास्टर की तरह काम करता है ना जाके, जैसे यहाँ पे ओम बिरला जी करते हैं, वैसे राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन सभापति बन जाएगा, कहाँ का, राज्यसभा का। और राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए ही उसको पैसा मिलता है, बाकी उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम नहीं है, उसके पास सिर्फ काम है कि वो जाके राज्यसभा में अध्यक्षता करे, सभापतित्व करे, ठीक है ना। तो और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उनके कार्यों का निर्वहन करे एज ए राष्ट्रपति, बस 2 ही काम है उसके पास, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है। सीपी राधाकृष्णन इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और इसके पहले कौन थे, धनखड़ जी, ठीक है। तो ये ठीक है। और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कौन कौन वोट कर सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ये भी चीज़ें उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मतलब चयनित हैं, जो चुनाव के माध्यम से गए हैं, और जो लोग जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो दोनों ही वोटिंग कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग नियुक्त होते हैं उनको नहीं, जो चुन के जाते हैं उन्हीं को देने का अधिकार होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंस है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति से सवाल बनाएगा तो ये बनाएगा कि भाई वो सब पदेन सभापति कहाँ का होता है, या फिर उसके, हाँ, राज्यसभा का होता है, उसको वेतन किस लिए दिया जाता है, तो उसी काम के लिए दिया जाता है। और तीसरा कि मतलब उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी उसको वोटिंग करने वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं, कौन चुनता है उपराष्ट्रपति को, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। हाँ, दोनों, मतलब उसमें ये अगर थोड़ा सा भाषा बदल दे तो उसको ध्यान देना है कि सिर्फ वो मतलब जो वोटिंग के थ्रू जाते हैं वो नहीं, वो दोनों, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। ईशा बता दिए थे 6 वर्ष, नहीं बताए थे 6 वर्ष क्यों होता है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये 2 चीज़ और महत्वपूर्ण है। ये अपनी रिपोर्ट जो है सौंपता है राष्ट्रपति को, अगर केंद्र का जो भी रिपोर्ट लगाएगा, और राज्य की जो रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल को सौंपेगा, और फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है अपने संबंधित संसद या विधानसभा में रखेंगे। 6 वर्ष इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जो सरकारी खर्चा होता है सिरा, जैसे सरकार ने बजट बनाया कि भाई हम इतना यहाँ खर्च करेंगे, इतना यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ यहाँ ये ऐसे ऐसे होगा, वो खर्च प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ, माने एक तरह से ये लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट है किसका, सरकार के खर्चों का लेखा जोखा ये पूरा रखता है। हाँ, सीए है, बहुत बढ़िया। तो अगर सीएजी ही कोई अगर बता दे कि इन्होंने करप्शन किया है तो सीएजी से उजागर हो जाती है सरकार की बातें, लेकिन सरकार जनरली अपने ही लोगों को करते हैं फिर भी। हाँ, तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण पद हो जाता है, चूंकि ये सरकार के खर्चों का लेखा जोखा कि जिस काम के लिए आपने जिस मद के लिए पैसा अलॉट किया था उसी मद में खर्च किए, या पता चला जमीन खरीदने के लिए किए थे, खरीद ले गाड़ी, तो दोनों मतलब वो इंटेंशन गलत हो जाएगा। तो ये सीएजी का काम है, और सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, और राज्य स्तर पर भी, चूंकि
वो दोनों का राज्य सरकारों का भी पूरा देखता है और केंद्र सरकारों का भी। खर्चा किया, राज्य हाँ ने हाँ, खर्चा किया तो पूरा 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 ब्यौरा रखता है। हाँ, इसलिए वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सीएजी संबंधित जो हमने पॉइंट बताए वो महत्वपूर्ण है, सारे याद रखना है आपको। वर्तमान में कौन है, किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, और इनका जो है कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीज़ें। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब देखिए हम कल बताए थे ना, भाग और अनुसूची, भाग अनुच्छेद और अनुसूची और अनुच्छेद, इन तीन चीज़ों में संविधान पूरा बटा हुआ है, कल चर्चा हुई थी। तो उसमें हमने बताया था कि जो भाग हैं वो 22 भाग हैं उसमें, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 25 हो गए हैं, चूंकि 4 का 9 का 9 का ऐसे करके 3-4 ठो और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर वैसे पूछा जाए कि भाग कितने हैं तो 22 ही भाग हैं, ठीक है। अब उसमें 4-5 भाग इसमें पूछा है तो हम यहाँ लिख देते हैं बगल में, तो ये 4-5 तो याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट धीरे धीरे और याद कर लीजिएगा। तो पहला भाग, पहले भाग में यानी पहले चैप्टर में क्या लिखा है संविधान में, फर्स्ट चैप्टर में, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब है कि जैसे कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र, लिख दे रहा हूँ इसको। अब जैसे मान लीजिए लिख दिया कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र, भाई इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं, 29 राज्य है, 28 राज्य, 29 कहाँ से, 28 वहाँ लद्दाख को उसमें वो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो केंद्र शासित 8 हो गए, और राज्य कितने हैं, वर्तमान की स्थिति है बता रहा हूँ। तो अगर कहेगा कि फर्स्ट में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र, यानी भारत का कहाँ कहाँ क्षेत्र, कौन सा राज्य क्षेत्र कहाँ है, संघ क्षेत्र कहाँ है, तो इसका वर्णन चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर में चर्चा है नागरिकता की, कौन भारत का नागरिक होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता छूट जाएगी, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, ये सारी चीजें किसमें वर्णन है, सेकेंड वाले भाग में, भाग 2 में। फिर भाग 3, हाँ, फंडामेंटल राइट, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे। एज ए नागरिक आपको हम जो है नौकरी में कितना आरक्षण देंगे, या लिंग जाति और धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव ना हो, या अस्पृश्यता का अंत है, जैसे कि कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंदर हैं। और उसके बाद भाग 4, भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी मौलिक, ओ सॉरी, हाँ, ये राज्य के नीति निषेध तत्व, हाँ, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा, हाँ, चौथा और चौथा का दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथे का में क्या है, चौथे का में मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, और 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, हाँ हाँ, ठीक है। फिर 5वें भाग में जो है वो संघ सरकार, संघ की शक्तियाँ या संघ सरकार की जो है किस तरह से संरचना होगी और उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, है ना, जिसमें राष्ट्रपति वगैरह का वर्णन है। ये भाग 5 है, आर्टिकल 52 से, जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया कि एक राष्ट्रपति होगा भारत का। तो ये भाग 5 में, इसके आगे भी भाग 6 जैसे राज्य क्षेत्र है, इस तरह से बहुत सारे टोटल 22 भाग हैं। लेकिन इसमें चूंकि जो सवाल हमने बनाया है इसमें शुरू के 5 ही हैं, तो इसमें हम अभी जो चर्चा किए इससे मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य चौथे में है, मौलिक कर्तव्य 4 का, ये बाद में जोड़ा गया है ना, किसके सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़ा गया है, इसलिए 4 के बाद ही जस्ट जोड़ दिया है, 4 का बना दिया गया, नया भाग। हमने बताया ना 22 थे शुरू में, तो उसी में जो नए नए भाग जोड़ दिए गए, 4 का 9 का ऐसे करके जोड़ दिए गए, वो 25 हो गए टोटल गणना की दृष्टि से। तो इस समय देखिए इसको, संविधान का दूसरा भाग जो है ये किससे संबंधित है, अगर पूछा जाए तो नागरिकता से संबंधित है, यानी ये इससे मिलना चाहिए, गलत मिला दिए। संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, तो इसमें है क्या मौलिक अधिकार, हाँ, ये मौलिक अधिकार यहाँ होना चाहिए, यहीं क्रॉस हो गया। संविधान का चौथा का ये 4 का होना चाहिए, पूरा डाट नहीं होना चाहिए, 4 का, तो 4 का जो है ये किससे है, मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 4 में क्या है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 4 का बाद में जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये 4 का में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। संविधान का 5वां भाग में हाँ संघ सरकार, संघ सरकार, और ये राज्य के नीति निर्देशक 4 में है, तो 4 कहीं दिया ही नहीं, तो 4 ये 4 है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सारी। सी वाला सही। हाँ, इसमें सही उत्तर जो है सी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब ये हमारा पॉलिटी खत्म हो गया, अब आ गया ज्योग्राफी। हर चैप्टर मतलब हर किताब से जितना आपका सिलेबस है उसमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चन उन्होंने लिया है। चूँकि आपका 8 टॉपिक दिया गया है सिलेबस में एलटी के, तो उसमें हर टॉपिक का 4 क्वेश्चन लगभग हमने लिया है। ठीक है ना। तो ये पॉलिटी खत्म हो जाता है यहाँ से अब आ जाता है ज्योग्राफी। तो पहला ये जो सवाल है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, विश्व का जो भूगोल है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तांबा यानी कापर, तांबा यानी कापर। और कापर कहाँ कहाँ यूज होता है? हाँ बहुत बढ़िया, जो इलेक्ट्रिक तार हैं, हाँ ये अच्छा कंडक्टर होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर में इनका होता है उपयोग। ठीक है, तो ये तांबा हो गया। कापर, कापर जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पूरे विश्व में, वो कहाँ होता है? चिली। चिली कहाँ पे है? हम एक मैप इसमें अगर होता वर्ल्ड का तो बढ़िया रहता। फिलहाल ऐसे समझिए कि अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप हम ऐसे देखें तो ये एशिया है मान लीजिए, और एशिया के बाद यहाँ पे जो है क्या है? यूरोप है इसके बगल में। यहाँ पे क्या है? वो वाला रीजन, अरब वाले देश हैं। और यहाँ पे कौन सा है? ये अफ्रीका है। और यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। सुन ले पहले बात, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये जो है साउथ अमेरिका है। ये पूरा वर्ल्ड मैप हमसे बनता नहीं है, ऐसे बना दिए हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, पूरी धरती का मैप है। हाँ हाँ वर्ल्ड मैप। तो ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अच्छा, अमेरिका साउथ नॉर्थ, ये ना तो सोचिए अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप वाला है वो तो एक देश है, यूएसए उसका नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर एक देश है। ये जो है कॉन्टिनेंट है पूरा, वो एक देश है। क्योंकि बड़ा फेमस देश है इसी के नाम पे हो गया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये अरब देश हैं जो, और ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया जहां हम लोग रह रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और नीचे जो हम कल एक कॉन्टिनेंट बताए थे अंटार्कटिका, नीचे बर्फ जमा है पूरा। तो सबसे बड़े से छोटे कल पढ़ाए थे, याद है? पहले सबसे बड़ा एशिया, यहाँ देख लीजिए, पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, दूसरे नंबर पे ये अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पे नहीं नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे ये यहाँ पे अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना बड़ा आसान है, एशिया के बाद सीधे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे क्रम याद हो जाएगा। फिर ये नीचे जहां बर्फ जमी हुई है पूरी, फिर यूरोप और वो। ठीक है, ये कल चर्चा हुई थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये चिली कहाँ पे है। चिली यानी मिर्ची को हम लोग चिली बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिर्ची के आकार का यहाँ पे एक्चुअली ये साउथ अमेरिका का एक देश है, यहाँ पे पतला पतला है चिली, चिली नुमा। हाँ, और यहाँ पे ये देश चिली है। यहाँ पे जो है विश्व का लगभग 23% से 25% जो है तांबा पाया जाता है, यानी 1/4 पूरे विश्व, इतना बड़ा देश दुनिया है, उस दुनिया का लगभग 25% तांबा यहीं मिलता है। 27%, हाँ ठीक है, 25% समथिंग, 1/4। ठीक है ना, वो बढ़ता घटता रहता है डाटा, जैसे 30 साल कितना उत्पादन हुआ। हाँ, तो ये क्लियर हो। चिली कहाँ पे है? साउथ अमेरिका का एक देश है। यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है, लिथियम ट्रेंडल यहाँ मिलता है। अब पूछेंगे लिथियम ट्रेंडल क्या है? यानी लिथियम उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ये वाला एरिया, ये ABC से याद रखना है इसको, ध्यान से देखिए इसको। ये सवाल चूंकि तांबा बनाए हैं हम, लेकिन लिथियम पूछ सकता है। पूछे क्यों पूछ सकता है? लिथियम जो है इस समय वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली धातु है। जैसे बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जो पतली, जो मोबाइल में आप लगती है बैटरी, वो सब लिथियम आयन बैटरी हैं। जो ई रिक्शा में चौड़ी सी पतली सी लगती हैं वो लिथियम आयन बैटरी है। आप चलने लगे इलेक्ट्रिक, तो वो भी बैटरी।
हाँ, सारा इलेक्ट्रिक के सामान में लिथियम तो यूज होना है, कार में यूज होना है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें लिथियम तो यूज होना है, इसलिए लिथियम बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो लिथियम जो है, लिथियम को इस तरह से याद रखते हैं, लिथियम ट्रेंडल है, मतलब ट्रेंडल मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको ABC के नाम से जानते हैं। ए फॉर अर्जेंटीना, ये चिली के बगल में ये जो जगह है ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा देश है बोलीविया, तो ये बी फॉर बोलीविया, बोलीविया, सफेद सोना भी बोलते हैं लोग इसको। हाँ सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। ए फॉर अर्जेंटीना, और ये सी फॉर चिली है, ये चिली। तो चिली दो मामलों में आप मतलब वो हो गया, कौन कौन सा, चिली तांबा के लिए भी सर्वाधिक है और लिथियम भी वहाँ बहुत है। तो चिली, और चिली के साथ हमने लिथियम ट्रेंडल भी याद कर लिया, या ABC ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि देश का पोजीशन ऐसे ही है, अर्जेंटीना इधर है, चिली इधर है, और बोलीविया ऊपर है। ये जो देश है साउथ अमेरिका के, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया हिंदी में लिख लीजिए चाहे, बोलीविया, हाँ। ये साउथ अमेरिका के देश, नॉर्थ अमेरिका के देश महत्वपूर्ण, जैसे ये आपका USA है, आपको वर्ल्ड मैप रहता तो थोड़ा सा मैप भी समझा देते। यहाँ पे कनाडा है, कनाडा आप नाम सुनते रहते होंगे, कनाडा, पंजाब के लोग बहुत कनाडा जाते हैं, है ना। यहाँ अमेरिका है, यहाँ पे अभी मैक्सिको की चर्चा आएगी, यहाँ एक सवाल है, मैक्सिको की चर्चा आएगी। और यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक देश है वेनेजुला, वेनेजुला, हाँ वेनेजुला, इसकी भी चर्चा आएगी, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, मान लो उस समय मैप न बनाऊँ तो वेनेजुला यहाँ साउथ अमेरिका का एक देश है, यहाँ मैक्सिको है, अभी चर्चा आएगी, क्वेश्चन में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ कनाडा है, ये USA है, ठीक है। और जो ब्रिटेन वगैरह जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय, वो ये यूरोप के हैं कंट्री, ठीक है। यहाँ पे सब ब्रिटेन, फ्रांस, जो नाम बड़े बड़े आप सुनते हैं, जर्मनी, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूरोप के भाग में, ठीक है। हाँ, लंदन तो ब्रिटेन के पास अंदर ही है ना, ठीक है ना। चिली इसका सही जवाब हो गया। चिली कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और 25 से 27% लगभग तांबा का उत्पादन करता है, और चिली ट्रेंडल का भी पार्ट है, ये महत्वपूर्ण है। वो सॉरी, चिली ट्रेंडल का रहे हैं, लिथियम ट्रेंडल का पार्ट है, जिसमें ABC यानी A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली। अब आगे आइए, ऊपर जाओ भाई, हाँ। ये हम लोग उस दिन चर्चा किए थे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। हाँ, भारत का मैप आपके पास, जैसे हाँ, यहाँ गुजरात से होकर निकलता है, पहले गुजरात, फिर राजस्थान से थोड़ा टच करता है, राजस्थान, वेरी गुड, MP के बाद छत्तीसगढ़, हाँ, फिर झारखंड, हाँ हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत बढ़िया, सही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वो त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, चूंकि नीचे त्रिपुरा को आप देखे होंगे बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे एक सवाल हम लोग ललितपुर वाले में पढ़े थे, त्रिपुरा भी घिरा हुआ, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि कौन सा देश है जिससे 3 तरफ से बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ललितपुर नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर त्रिपुरा, और मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ वो है ललितपुर, ये UP स्पेशल पूछेगा, ठीक है। और सोनभद्र के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं, कितने राज्यों की सीमा साझा करता है, 4 राज्यों की सीमा, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहे हम लोग। तो इसका सही जवाब देखना है, रुक जाइए। तो इसमें गुजरात तो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश है क्या, UP नहीं है, झारखंड भी है। तो 1 2 4 कहाँ है ऑप्शन, ये पहला ही ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो गया 1 2 4। क्लियर हो गया। अब जब हम इतना पढ़े ही कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एक माही नदी है, राजस्थान से निकलती है, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा गुजर रही है ऐसे, है ना, तो ऐसे क्या करेगी, एक बार ऐसे आई यहाँ, सॉरी एक बार ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, तो 2 बार काट दी ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सॉरी ऐसे नहीं, फिर ऐसे निकल जाएगी, ऐसे गई फिर ऐसे आई, तो ये एक बार काटी, एक बार यहाँ काटी,
तो पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी नदी है भारत की को 2 बार जो टाक रेखा को 2 बार काटती है। वो माही नदी है। और कहाँ पे है वो? राजस्थान। राजस्थान की नदी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। जब इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो एक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहाँ से डिसाइड होता है, यानी भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है, वो रेखा ऐसी होती है। जैसे ये भारत है आपकी, तो वो रेखा कुछ ऐसे आती है, सीधा ऐसे। तो वो रेखा जो जो सबसे नज़दीक गुजरता है वो आपके प्रयागराज के नैनी से, नैनी जो बगल में है, ठीक है, नैनी से गुजरती है। ये पहला महत्वपूर्ण सवाल हो गया। दूसरा, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताएगा कोई, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पे तो वो एमपी भी आ जाएगा ना, हाँ, एमपी रहेगा। भी रहेगा और फिर महाराष्ट्र। एमपी, नहीं, महाराष्ट्र तो नहीं, महाराष्ट्र नहीं रहेगा। 5 राज्य हैं मुख्यतः। एक तो वेस्ट बंगाल है यहाँ नीचे, सबसे नीचे। दूसरा इसके नीचे, वेस्ट बंगाल के नीचे, वेस्ट बंगाल नहीं पड़ता, सॉरी, उड़ीसा है। उड़ीसा है, यहाँ पे वो है आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है। और फिर इधर जो है आपका यूपी तो पड़ेगा ही, क्योंकि यूपी नैनी से जाता है। यूपी के ऊपर नहीं है कोई। यूपी के नीचे जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी एंड छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 5 हो गए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। हाँ, ये 5 राज्य। ठीक है, टाइम का निर्धारण इसी से होता हाँ, टाइम का निर्धारण यहाँ से होता है। ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो कौन कौन से हो गए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा। ये 5 राज्य कौन से हैं जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, और 8 राज्य ऐसे हैं, जान हो चले जाइए। तो इंडियन स्टैंडर्ड ट्रैक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और ट्रैक रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। ठीक है, इसको मिला भी लीजिएगा, एक आध बार आप लोग गूगल भी यूज कर लिया करिए। IST वगैरह ठीक है कि नहीं? आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, थोड़ा सा ये चलाइए, गर्मी, यहाँ हवा ववा नहीं आती ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम का मतलब होता है कि जो अभी लेटेस्ट में जब बनी है, सबसे लेटेस्ट में, तो कौन सी हो जाएगी? एक तो हिमाद्री श्रेणी का मतलब होता है हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है वो हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है, अरावली श्रेणी ये जो है आपके कहाँ पे है? बिंद वाला क्या? नहीं, बिंद वाला नहीं है, ये है राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ आपका माउंट आबू, इसका सबसे ऊंची गुरु शिखर माउंट आबू जिले में है, इसे सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह पश्चिमी घाट जो है ये आपका पूरा गुजरात से लेकर के, जैसे ये आपका भारत नक्शा है, तो ये यहाँ गुजरात से लेकर के इधर पूरा यहाँ केरल ओरल तमिलनाडु वगैरह ये पूरी पहाड़ी का क्षेत्र है। ये मतलब इसमें जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। पश्चिमी घाट हो गया। और विंध्याचल श्रेणी आप जानते ही हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक, कैमूर तक फैली हुई है। ये विंध्यवासिनी जो हैं, हाँ, ये सब चीज़ें विंध्याचल। और विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे ये सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं और ये विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं। इसी के बीच से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्यन श्रेणी के मध्य से गुजरती है। ठीक है ना। तो ये विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा, विंध्यन ऊपर है जो यूपी वगैरह के राज्य में, और ये सतपुड़ा उसके नीचे है, एमपी। ये यूपी के बाद एमपी शुरू हो जाता है ना, यूपी जस्ट। तो ये विंध्यन श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो ये चारों पहले श्रेणी समझना है। हिमाद्री का मतलब है हिमालयन, दूसरा है अरावली, ये राजस्थान में है। पश्चिमी घाट आपको बता ही दिए, इसका सबसे ऊंची चोटी भी पूछ सकता है। डोडा बेट्टा, नाम सुने हैं? डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। और ये विंध्याचल श्रेणी, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में। हाँ, ठीक है। नहीं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखिए कोई दूसरी है। डोडा बेट्टा तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका पश्चिमी घाट का हमारे ध्यान नहीं आ रहा है, वो तमिलनाडु में ही है हमारे ख्याल से, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फिलहाल इसका जवाब हम देखते हैं। देखिए,
जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय इसका सही जवाब है। पूछिए क्यों? अरावली जो है वो सबसे पुराना है, ये भी ध्यान रखिए। सबसे पुराना अरावली अरावली श्रेणी है, ये राजस्थान की रिजिडुअल पर्वत है। रिजिडुअल मतलब कि हवा पानी तूफान ठाते ठाते अब ये बूढ़ा हो गया और इसमें इतनी खुदाई उदाई हो गई कि अब ये धीरे 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 लगभग खत्म होने के कगार में है। ठीक है, तो ये अरावली दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो पूछेगा कि रिजिडुअल पर्वत का कौन सा उदाहरण है? अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी। हाँ हाँ, अन्नामुड़ी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, केरल राज्य में। हाँ केरल में, सही है। और नीलगिरी की है वो जो दोदा बेट्टा हम बोल रहे थे, नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ तमिलनाडु में। ठीक है, तो नीलगिरी भी पूछ लेता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है। और हिमाद्री की, हिमाद्री यानी हिमालय, ठीक है, ये नवीनतम है। ये वलित एक करके हाँ, वलित 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 पर्वत श्रेणी है ये। वलित पर्वत वलित का मतलब ये होता है कि जैसे पहले क्या था कि ये यूरोप वाला हिस्सा था, यूरेशिया प्लेट था, जो ये यहाँ पे रसिया वगैरह है, और इधर से भारत वाला जो टुकड़ा है, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये भारत ही पूरा, ये एक्चुअली अफ्रीका से अलग होकर के टट करके बहुत लंबे समय से टटने के बाद यहाँ धीरे धीरे आके यहाँ टकराया है, और टकराने के बाद यहाँ पहले समुद्र था, तो यही जो है ऐसा हो गया है, ऐसे ऐसे कुछ बन गया है। तो ये वलित पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसको। वलित यानी ऐसे मतलब वो फोल्ड माउंटेन है, ये मुड़ 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 कर उसको जैसे टकराई, दो चट्टान टकराई, तो ऐसे जो है कुछ चीज़ें नीचे गई, कुछ ऊपर से उठते चला गया। तो ये उठते जो रेजिडुअल जो समुद्र के नीचे बहुत सारी वो थे मिट्टी और ये सारी रेत वगैरह थी, वो उड़ते 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 किस रूप में आ गई। आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है लगातार, इसीलिए वो नवीन, चूंकि वो जो प्लेट टकरा रही है धरती की, वो धीरे 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 क्या कर रही है, हिमालय को ऊपर कर रही है। हाँ, तो इसमें दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी क्या है, हिमालय, और ये नवीनतम है। जब भी पूछेगा भारत की नवीनतम तो हिमाद्री श्रेणी, और सबसे पुरानी पूछेगा तो ये वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये भी पूछ सकता है कि वलित पर्वत श्रेणी की इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो यही है। और अगर पूछेगा रिजिडुअल पर्वत यानी अवशेष बचा हुआ है, लगभग अंतिम कगार में है, ये बचा हुआ, तो अरावली श्रेणी है। और जब अभी टापर हम लोग पढ़ रहे थे, एक ठो वहाँ खेतरी करके एक ठो खदान भी है टापर की बहुत बड़ी, राजस्थान में, वो यही अरावली पर्वत में है। खेतरी, खेतरी, खेतड़ी ऐसे बोलते हैं, खेतरी या ऐसे लिखते हैं, खेतड़ी, हाँ जो भी है। तो खेतड़ी जो खादान है राजस्थान में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कापर के लिए। अभी हम लोग चिली पढ़े ना, तो भारत में अगर पूछेगा तो खेतड़ी। और एक मलाट खंज है, मलाट खंज ये मध्य प्रदेश में है, मलान खंज, यहाँ भी कापर मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेतड़ी की खादान बहुत फेमस है। खेतड़ी, खेतड़ी की खादान राजस्थान में है, जहाँ पर कापर का उत्पादन होता है, विश्व में चिली में। ठीक है, तो अरावली रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, हिमाद्री जो है उसका है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का सबसे अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर लाखों पेड़ों की प्रजातियाँ हैं, लाखों जीव जंतु पक्षी यहाँ पे निवास करते हैं। ये बहुत मतलब इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। और ये जो विंध्याचल श्रेणी ये बताई ही, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ के बीच से नर्मदा नदी निकलती हैं। ठीक है, हाँ, खेतड़ी देख लीजिए, राजस्थान में है, टापर की। ठीक है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? पहली बात तो दर्रा समझना पड़ेगा हम लोगों को। दर्रा समझते हैं क्या होता है? जो जैसे भूकंप में वो जो दरार पड़ जाती है, नहीं वो नहीं पास, इसको इंग्लिश में पास बोलते हैं। अब इससे थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पास मतलब जहाँ से पास होने का रास्ता हो। जैसे आप खैबर दर्रा नाम बहुत सुने होंगे, इतिहास अगर पढ़े होंगे तो खैबर दर्रा, चूँकि भारत में आने का, यदि अरब की तरफ से आप एंट्री करते हैं, भारत का जो आपका नक्शा है, इधर से ये अरब देश हैं सब, ठीक है, अरब से अगर भारत में प्रवेश करना है तो सबसे ज़्यादा किधर से आक्रमण होते थे ज़्यादातर? पंजाब वाले रीजन से। पंजाब वाला रीजन, पंजाब वगैरह इधर है ना, ये पंजाब वाले रीजन है ना, यहाँ खैबर दर्रा था। ये जो आपका जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी आक्रांता आए भारत में, वो सब इधर ही से आ रहे थे, खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा का मतलब होता है कि जैसे बहुत हिमालय में बहुत बड़ी ऊंची ऊंची क्या हैं, श्रेणियां हैं। अब क्या है कि इसमें कहीं कहीं घाटी भी है, तो अब इसको चढ़ना बड़ा कठिन काम है पर्वत को। तो पर्वतों से घूम घूम के कहीं कहीं घाटी से रास्ता बनाया जाता है। जहाँ घाटी घूमना तो बहुत पड़ेगा, पर्वत को घूम करके ऐसे और आना है कहीं रास्ता यदि मिल जाए तो उसको बोलते हैं दर्रा या पास।
जैसे पर्वत, जैसे कोई भी पर्वत है तो ऐसे जाएगा, उसका एक डाउनफॉल आएगा, फिर थोड़ी देर में पता चला फिर एक पर्वत आ गया, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऐसे पर्वत आ गया। तो इन्हीं पर्वत का ये जो हिस्सा है जहाँ से गुजरने का रास्ता बना हुआ है, भाई आदमी इतना तो चढ़ाई कर नहीं पाएगा। रोड भी जब बनती है, आप देखे होंगे कि रोड ऐसे घुमा घुमा के ऐसे बनाया जाता है, पहाड़ में चढ़ना जरूरी ही हो गया। तो हाँ 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 हाँ, तो पासेस्ट मतलब है कि दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता है जाने के लिए, वही दर्रा या पास बोला जाता है। दर्रा या पास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है, उधर चाइना से हमें व्यापार करना है, यदि तिब्बत से व्यापार करना है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो रीजन है, इनसे व्यापार करना है, तो कैसे रास्ते द्वारा आएंगे? या तो एरोप्लेन से आए तो इतना सारा माल आप ढोक ला नहीं पाओगे, तो पहले जैसे हाथी घोड़ा इत्यादि से होता था, तो उसी रास्ते से दर्रा 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 पास करते हुए लोग चले आते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए दर्रे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, दर्रे जो है नदियों को भी एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए सहायक होती हैं। जैसे सतलुज नदी, इसका उद्गम तो तिब्बत में है, लेकिन आती है भारत में, और भारत के बाद जो है पाकिस्तान जाती है। तो आखिर पहाड़ों को चीरते हुए कैसे आएगी? दर्रों से ही आएगी। तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, तो वहीं से प्रवेश करती है। दर्रा मतलब समझ गए ना, पर्वतों को बीच का जगह, जहाँ जो निचली जगह जहाँ से निकलने का रास्ता हो, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इसमें दिया भी है सिपकिला दर्रा। ऐसे ही पूछ सकता है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से या पास से पास होती है, प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा हो गया? सिपकिला। और इसका राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक हो गया। इसी तरह लिपुलेख, ये लिपुलेख जो दर्रा है, उत्तराखंड में 3 फेमस हैं। एक नीति, ये भी लिख लीजिए, मान लीजिए पूछ ले, नीति, माना दर्रा और ये लिपुलेख हैं। तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो मतलब महत्वपूर्ण होते हैं उनको देखना है। वैसे दर्रे तो आप बहुत सारे पाएंगे। तो ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यूके में, यानी उत्तराखंड। ठीक है। फिर जलेपला और नाथुला, ये जलेपला और नाथुला, जैसे चाइना से अगर हमको कोई व्यापार करना हो, या तिब्बत वाला, तिब्बत तो उसी के अंडर में है ना, तो वो वाले रीजन में, जैसे ये सिक्किम हमारा जो है भारत में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे है, तो यहीं पे आपका जलेपला है और यहीं पे नाथुला है। हाँ, सिक्किम में नाथुला और जलेपला। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, सिक्किम में है, सिक्किम। ये कहाँ पे? यूके में है। और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके इधर लद्दाख रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में, हिमाचल प्रदेश रीजन में, अरुणाचल प्रदेश रीजन में। जैसे सेला दर्रा भी बहुत प्रसिद्ध वो हुआ था, अभी चर्चा में था, क्योंकि सेला में जो है अंडर टनल बनाई गई, तो वो भी प्रसिद्ध था। ठीक है ना, सेला टनल। तो सेला टनल, सेला दर्रा भी है वहाँ पे। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे दर्रे हैं। एक यांगडांग दर्रा सुने होंगे आप लोग, यांगडांग ना सुने तो सुन लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यांगडांग, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा उत्तरी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ से एक तिब्बत से नदी निकल जाती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है। वो यहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से भारत में, और ये भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे ये असम होते हुए सीधे यहाँ पे बंगाल में चली जाती है, जिसका बाद में बांग्लादेश में नाम जमुना पड़ता है। कल चर्चा हुई थी। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, और ये जो दर्रा है जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, ऐसे यू टर्न लेकर के, यही है यांगडांग दर्रा, यांगडांग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो कौन सा दर्रा हो? यांगडांग। सतलुज नदी किस दर्रे से? सिपकिला, हिमाचल प्रदेश से सिपकिला दर्रे से। तो ये लिपुलेख आपने यूके पढ़ लिया, जलेपला जो है पढ़ ही लिया, नाथुला और जलेपला ये महत्वपूर्ण है। सेला दर्रा, सेला की चर्चा हुई थी अभी, अरुणाचल प्रदेश। सेला, अरे सेला टनल बताए नहीं, सेला टनल बनी है वहीं सेला दर्रे। और ये भी बताए नीति, माना, लिपुलेख, एटलीस्ट। हाँ ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में किसी दिन पूरा दर्रा पढ़ा जाएगा, तो उसमें जैसे एक बनिहाल दर्रा, आप जम्मू कश्मीर जाते रहते हैं, पता होगा, बनिहाल दर्रा भी है। बनिहाल दर्रा क्या करता है? ये जम्मू को भारत के अन्य रीजन से जोड़ता है। इधर से आपको अगर जम्मू जाना हो तो यही दर्रे से हो जाएंगे, बनिहाल से। हाँ ठीक है, तो ये बनिहाल दर्रा, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, इनको फिर बाद में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर वाले सब जानते हैं। दर्रा का मतलब वहाँ पहाड़ है ना,
श्रेणियां हैं बड़ी बड़ी, कहाँ से गुजरोगे आप? तो उन्हीं पर्वतों के बीच में जो जगह है उसे से निकलने का रास्ता बनाया जाएगा, तो वही दर्रे हैं। क्लियर हो गया? और इससे एक सवाल पूछता है, इसलिए मैं एक सवाल यहाँ रख दिया हूँ। अच्छा, अब इधर चलना है। ये 134 थी। ओके, चलिए एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लेट हो रहा है क्या? 15 मिनट में फटाफट खत्म कर दिया जाए हैं। अभी एग्जाम दिलाने तो जाना है आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो पहले तो एस्चुरी क्या होती है यही जानना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे, डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा और, देखिए भारत में नदियाँ दो तरफ बहती हैं, पूरब पश्चिम। कुछ नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं अपना पानी, और कुछ अरब सागर में। ठीक है, तो जो अरब सागर तरफ जाती हैं उसमें दो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक ताप्ती, एक नर्मदा। ठीक है, पश्चिम से पूरब बहती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं उल्टा कौन सी बहती है, तो उल्टा नहीं है एक्चुअली, उन्होंने अपना ढलान उधर बना लिया है, ऐसा व्यवस्था। तो ताप्ती और नर्मदा नदी क्या है? पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो पूछ भी सकता है, ये पूछ सकता है ताप्ती किस सागर में गिरती है या नर्मदा किस सागर में गिरता है? तो लोगों को याद है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा, गिरती है अरब सागर में। बाकी भारत की जितनी मेजर नदियां हैं वो सब कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी सिंधु वाला जल भी यहीं जाता है, वो तो पाकिस्तान चला जाता है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी की पंचनद, और फिर जाके जो है अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए आप, गंगा को देख लीजिए, जमुना तो आके यहाँ मिली जाती हैं, गंगा जमुना हो गई, उसके अलावा गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में। अब बाकी ये दो नदियाँ ऐसी हैं, ताप्ती और नर्मदा, ये कहाँ जाके गिरेंगी? अगर अरब सागर में। तो अब इसमें से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए ये दो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे थे आपको, कौन कौन सा? डेल्टा और, इसको पहले से, हाँ एस्चुरी, हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, वो लिखा तो है एस्चुरी, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी ई से शुरू होता है, ठीक है। एस्चुरी क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि जब नदी जा रही है और समुद्र में मिल रही है, अगर वहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? ढलान बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये सीधे सीधे जाके समुद्र में मिल जाएगी, यहाँ पे कोई अवसाद नहीं इकट्ठा करेगी, बहुत प्रेशर से गिरेगी, तो वहाँ पे कहते हैं एस्चुरी बना रही है। और जहाँ पे अगर बंगाल, मान लीजिए बंगाल में जितनी नदियाँ जाती हैं वो जाते जाते उनका ढलान एकदम कम हो जाता है, कम हो जाने की वजह से उसकी बहुत सारी धाराएं इधर उधर ऐसे फैल जाती हैं। जहाँ पे मान लीजिए ढलान नहीं होगा तो क्या होगा? तो बीच बीच में खाली जगह छूट जाएगा, खाली जगह छूट जाएगा, तो वो जगह में लोग जाके इंजॉय करेंगे। बीच कहते हैं बीच में गए हैं, तो गोवा वाले बीच पे, तो बीच का मतलब यही कि अगल बगल पानी है, अब बीच में खाली जगह है जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ इंजॉय, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वो ये बीच वाला जो एरिया होता है ये बनाते हैं डेल्टा, ये पूरा डेल्टा, ये डेल्टा नुमा हो गया ना, ऐसे पानी फैल जाए, ये धीरे धीरे जाके समुद्र में मिल जाएगा। और क्या होगा? समुद्र में चूंकि ज्वार और भाटा आता रहता है तो बहुत तेजी से आएगा उसका पानी, उसके साथ अवसाद भी लेके आएगा, तो अवसाद यहाँ जमा कर देता है, तो धीरे धीरे टीला नुमा बन जाता है, तो वही डेल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो डेल्टा किधर बनेंगे? बंगाल की खाड़ी तरफ। और एस्चुरी किधर बनेंगी? अरब, चूंकि वहाँ ढलान है, चूंकि क्यों ढलान है? क्योंकि पश्चिमी घाट का रीजन है, पश्चिमी घाट वो पहाड़ है पूरा, सीधे जाके वहाँ पे समुद्र में गिरता है, तो इसलिए वहाँ पे संभावना नहीं है डेल्टा बनने की, ठीक है। तो जब भी सवाल पूछे कि इनमें से ये बहुत कॉमन सवाल है कि एस्चुरी, तो अगर आपको ये पता होता कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कावेरी भी कहाँ जाके गिरती है? चूंकि ये निकलती ही पश्चिमी घाट से, और पश्चिमी घाट से निकलते पूर्वी घाट की ओर जाती हैं, और ये बंगाल खाड़ी। और महानदी भी आपकी क्या है? ये भी बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। सिर्फ एक नदी ऐसी है ताप्ती जो जाके गिरती है किधर? अरब सागर में, तो यही एस्चुरी बनाएगी। तो अगर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि इनमें से कौन सी अलग है, तो ये तीनों जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और ये अरब सागर में, तो आपको पता चल जाता है एस्चुरी कौन बनाती है। तो एस्चुरी बनाती है ताप्ती। और कभी दोबारा क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन बनाती है और ताप्ती ऑप्शन न रहे, नर्मदा रहे, तो नर्मदा को मारना है, ठीक है। ये दोनों नदियां विशेष हैं, इसलिए इससे सवाल बन सकता है। बाकी सारी नदियां जाके कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और भी नदियां गिरती हैं, लेकिन ये दो नदियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है, ताप्ती और नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक क्या होते हैं? पहले ही समझना पड़ेगा।
हाँ, चालक, सुचालक और अर्धचालक 3 कैटेगरी होती हैं। चालक, सुचालक, वो सॉरी सुचालक कह रहे हैं, चालक को ही सुचालक कह लीजिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक तो वो हुआ कि जिसमें करंट नहीं पास हो सकता, बिजली नहीं पास हो सकती, हाँ, तो ये कुचालक हो गए, सूखी लकड़ी हो गई। सुचालक क्या हुए या चालक कौन से हुए, जिसमें करंट बहुत तेजी से, जैसे तांबा हो गया, तांबा हम यूज, कांपर तावा ये सब में। हाँ। अर्धचालक क्या हुआ, अर्धचालक की क्वालिटी अलग होती है, उसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसमें जो है करंट बढ़ेगा। टेम्परेचर के ऊपर। हाँ, तो देखिए सिलिकॉन वैली का नाम आप सुने होंगे, सिलिकॉन वैली बैंगलोर को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का काम होता है। और कंप्यूटर में कौन सी चीज़ यूज होती है, अर्धचालक यूज होते हैं, और अर्धचालक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, सिलिकॉन है। और जर्मेनियम। इसलिए सिलिकॉन को क्या बोला, वो बैंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का ही काम है, वो चिप वगैरह बनता है। चिप वगैरह भी बनता है। दूसरी चीज़ वहाँ पे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह का काम होते हैं, वहाँ मतलब इंडस्ट्रीज ही पूरी इसी चीज़ की है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है जर्मेनियम। जर्मेनियम भी हर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें यूज हो रहा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चाहे आप कार ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, चाहे ये सोलर पैनल ले लीजिए, इन सब में क्या यूज होंगे, अर्धचालक का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये अर्धचालक बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो इसमें 2 सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वाड वगैरह तो समझना नहीं है, ये सब घर बनाने के यूज होते हैं, सिरेमिक्स, क्वाड्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 1-4 ठीक है, सही ऑप्शन हो गया सी। हाँ सब खाते हैं खरीद। इसमें जवाब तो आप लोग देखिए, ऑक्सीजन तो लगा नहीं सकते, डाल नहीं सकते, कारण ये है कि ऑक्सीजन से बचाने के लिए ही तो पैकिंग की जाती है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा चिप्स तो वो क्या होगा, नमी आ जाएगी उसमें, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। इसलिए उसको एयर टाइट पैक किया जाता है। एयर टाइट मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होना चाहिए। तो कौन सी गैस हो, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को इसलिए डाला जाता है कि नाइट्रोजन किसी तरह का रिएक्शन नहीं करती है, और वो जो है उसके लाइफ को बढ़ा देती है। भाई आप जो चिप्स खाते हैं वो पता चला 4 महीने 5 महीने पुराना ही तो होता है, पैकिंग हो रहा है तो एयर टाइट करके, यानी नाइट्रोजन गैस भर के वो फूला हुआ होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। इसलिए होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लोगों के पास 6 महीने बाद भी पहुंचे तो उनको लगे ताज़ा मिल रहा है। ठीक है, वो तो खा ले, चाहे 1 साल के रहे सब निकाल के खा ला। हाँ गैस होता है ना। हाँ, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन ही रहेगा। तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसमें लिखा है उन्हें चीज को खराब या बासी होने से बचाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। समय तक स्टोर करने में सही रहता, मतलब सहयोगी। स्पष्ट हो गया। हाँ। आगे चलते हैं, विटामिन। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी सवाल जो है पूछा जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में, साइट्रस, खट्टे फल पहले अगर पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, विटामिन सी में मतलब आंवला वगैरह नींबू। किस एरिया में पाया जाता है अगर पूछा जाए, तो मेरिडियन जो ये है आपका अरब सागर वाला रीजन है, इजिप्ट और अरब वगैरह का ये जो रीजन है, मेडिटेरियन सी, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई सी बोलते हैं उसको, सागर, मेडिटेरियन सी होता है, ऐसे याद है। ज़्यादातर अंग्रेजी में ही पूछ लेता है, मेडिटेरियन सी है ना। तो ये मेडिटेरियन सी वाले जो रीजन हैं वहाँ खट्टे फल बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए वहाँ शराब भी, बहुत ज्यादा होता बनता है। क्योंकि शराब किससे बनता है, है। फलों लोग को ये खट्टे फल हाँ खट्टे, हाँ अंगूर वगैरह। अंगूर वगैरह से, तो खट्टे फल, अंगूर, संतरा, ये सारी चीज़ें इधर होती हैं मेडिटेरियन सी वाले रीजन में जो जो देश हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा सवाल ये है कि खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने में वो सहायक होता है। तो ये है आपका विटामिन विटामिन सी। आप नींबू में, संतरे में, आंवले में, ये खट्टे चीज़ें होती हैं, इनको खाने को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। अच्छा, विटामिन सी की खास बात ये है कि इसको डेली खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ विटामिन हैं जो आपके शरीर में रुक जाती हैं, लेकिन खट्टी चीज़ें रुकती नहीं हैं, वो बाहर निकल जाती पर डे। और अगर आपको अपने शरीर में तेज चाहिए, मतलब चमक चाहिए या फिर इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो खट्टे फल खाना चाहिए, आंवला वगैरह ये सब। आंवला को फलों का राजा बोला गया है ना, अमृत, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि पेट वगैरह भी साफ करता है। तो विटामिन सी जो है, फलों को राजा में तो आम आ जाता है, लेकिन सी में हाँ फलों का, लेकिन इसको अमृत बोला गया है, अमृत, फलों का मतलब अमृत की संज्ञा दी गई है विटामिन सी। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में इसी में आया। हम्म जैसे क्वेश्चन पूछता है
सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला आता है वहाँ पर। जी जी। आयरन भी बहुत अच्छा मिलता है। और इसकी कमी से कोई रोग होता है बताएंगे? रोग हाँ, रोग होता है क्या? नहीं, स्कार स्कर्वी रोग, स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी खाते रहना है। इसकी पहचान कैसे किया जाएगा कि हाँ इसमें विटामिन सी की कमी हो गई है और इससे मतलब ये कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे नहीं पता। बताओ भैया, ये विटामिन सी खाई झगड़ा करिए। बस इसमें ये जानना है, जैसे इस विटामिन वाले चैप्टर से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है और किसमें पाया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौधी क्या? हाँ, वेरी गुड। नहीं, वेरी वेरी, बी फॉर वेरी वेरी। ठीक है, इसकी रतौंधी। ये रिकेट से सूखा रोग विटामिन डी से। हाँ, वेरी गुड। कौन सा? रिकेट से सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से सूखी। रिकेट्स। एक ऑस्टियोसोरोसिस करके कोई, ऑस्टियोसोरोसिस, ऑस्टियोसोरोसिस, इसको ये टर्म बताना जरूरी है, ऑस्टियोसोरोसिस। अभी आप समझेंगे इसको, ऑस्टियोसोरोसिस। तो पहली बात, विटामिन ए की कमी से, अच्छा ये किसमें पाया जाता है? जैसे गाजर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण विटामिन ए। कहते हैं आँख की रोशनी बढ़ानी, तो उसमें बना रहा था वो आग के पालक हाँ हाँ हाँ, पालक पालक भी खा सकते हैं, लेकिन ये विटामिन का मुख्य स्रोत सबसे हाँ गाजर को माना। गाजर। तो इससे क्या, रतौंधी रोग, रतौंधी रात में नहीं दिखने वाला रोग। ठीक है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग, और विटामिन बी हो गया, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी से रिकेट्स। ये ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन ऑस्टियोसोरोसिस जो है ज़्यादा लोगों को हो रहा है लगातार इस समय, क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? धूप है। और धूप वो भी दिन का नहीं, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। हाँ, तो वो धूप लोग ले नहीं पाता है, क्योंकि अब अंदर सोता रहता है ज़्यादातर लोग, और जो जग जाता है वो अंदर ही पढ़ता रहता है, तो बाहर तो ऑस्टियोसोरोसिस जो होता है, एक्चुअली ऑस्टियो मतलब होता है ये हड्डी से संबंधित है। तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। देखिए, बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, थोड़ा भी गिर गए, कुछ भी हो गया तो टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको विटामिन डी की कमी हो गई, और विटामिन डी की वजह से उनका जो है वो अस्थियां जो है कमजोर होने लगती हैं। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए? सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। ये चलता नहीं क्या? लाइट चली गई होगी। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। तो ये रिकेट्स, तो ये जो विटामिन से सवाल पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, नहीं लिखा है, लिख देते हैं, बेरी बेरी, बेरी बेरी। अब कौन सा रोग होता है ये नहीं पता, आपको सामान्य बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिसा परीक्षण, जैसे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं हर काम के लिए, तो ये एलिसा का जो परीक्षण होता है, एलिसा नाम का टेस्ट होता है। जैसे टाइफाइड का अलग टेस्ट होता है, मलेरिया का टेस्ट होता है, उसी तरह से एड्स रोग को पहचानने के लिए, हाँ, एड्स की पहचान, जैसे किसी में एड्स रोग तो नहीं हुआ, इसकी पहचान किससे होगी? एलिशा से। एलिसा नामक एक, नहीं, एलिसा टेस्ट का नाम है, परीक्षण का नाम है। हाँ, ये क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय रोग का मतलब टीबी। हाँ, क्षय का दूसरा नाम है टीबी रोग। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज, ये डी ए होगा, डायबिटीज, शुगर। ये पैंक्रियाज जब आपकी काम करना बंद कर देती हैं, तब ये ब्लड बनना कम बंद हो जाता है शरीर ब्लड, वो तो है ही है, मतलब मेन पैंक्रियाज का जब फंक्शन आपको कमजोर पड़ जाता है, तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड, नया नहीं बनता है। टाइफाइड क्या है? बुखार। टाइफाइड जब गंदा पानी या दूषित जल या दूषित अन्न होते हैं, तो इंटेस्टाइन आपका जो होता है, जहाँ पे खाना पचता है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें, ये इससे अफेक्टेड हो जाती हैं। तो टाइफाइड वो वाला रोग है। ठीक है, मधुमेह समझ लिए, क्षय रोग समझ लिए, एड्स समझ लिए। एड्स, HIV, ये मतलब HIV में ये वी है क्या? वायरस। HIV एड्स, ठीक है ना। तो इसमें ये वायरस से होता है, इसमें जो याद रखना हमको, ये वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, वायरस से होता है, ये याद रखना है आपको। HIV जो होता है वो वायरस से होता है। क्लियर? ओजोन परत क्या है? ओजोन के बारे में जानते हैं ना आप लोग? क्या जानते हैं बताइए? मतलब सूर्य
का किरण जहाँ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ जैसे धरती पे हम लोग का प्रोटेक्शन नुकसान करता कर रहा है। है, जो सुरक्षा सूर्य की कवच, पराबैंगनी किरणों को सुरक्षा आने कवच से बोलते हैं। वो प्रोटेक्शन करता है, और जो इस समय वो बहुत जो वहाँ चल की रहा है। जो ऐसे नुकसानदेह किरणें जो आती हैं तो उसी को ये रोकता है, हम्म। लेकिन अभी इसका भी क्षरण होने लगा है, क्षरण होने लगा हो है। गया है इसमें। किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ के प्रदूषण की वजह से ग्रीन हाँ। हाउस ये भी ज्यादा इफेक्टिव करता कार्बन है, जो क्या है, इतनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलता है? वो तो गाड़ी धान के खेतों से, नहीं, CFC तो सबसे ज़्यादा ये जो आप AC चला रहे हैं, कूलेंट हैं, हाँ, ये है ना, वाले से ज्यादा कूलेंट जैसे फ्रिज यूज कर रहे हैं, उससे तो मीथेन निकलता है। धान के खेत या गोबर वगैरह से ये मीथेन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, पहले कि वातावरण को अलग अलग लेयर में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसके लेयर देख लीजिए। शुरू में धरती से लेकर के कुछ किलोमीटर तक क्या होता है, पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, हाँ, ट्रोपोस्फीयर। इसको क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। देखिए हिंदी में कई बार अंग्रेजी में डायरेक्ट नाम दे देता है, इसलिए आप दोनों आप रख दिए हैं चारों ही ना, तो हम रो ना आए नहीं, परीक्षक भाई पूछ लेते हैं ना, वो फेमस इसी तरह ट्रोपोस्फीयर दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए ना। क्षोभ मंडल। दूसरा इसका लेयर कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटो, हाँ, समताप मंडल हिंदी में बोले, समताप मंडल। तीसरा लेयर जो होता है वायुमंडल का लेयर है, ये है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी इसको मध्य परत भी बोलते हैं, हाँ, मध्य मंडल, हाँ, सही बात। और इसके बाद मेसोस्फीयर के बाद क्या आता है? आयनो मंडल, आयनोस्फीयर, हाँ, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो होता है वो एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी एरोप्लेन वगैरह उड़ती है, वो कहाँ उड़ती है? नहीं, समताप मंडल, वेरी गुड। ये स्ट्रेटोस्फीयर बहुत महत्वपूर्ण स्फीयर है, और यहीं पे ओजोन की परत भी होती है। ओजोन की परत भी कहाँ होती है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन होता क्या है? O3 जिसको हम बोलते हैं, ओजोन का प्रेजेंटेशन O3 है। और O3 जो होता है ये क्या करता है, सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरती पे आने से रोकता है। और वो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे शरीर में त्वचा को नष्ट करती हैं, कैंसर के कारक होते हैं, और चर्म रोग वगैरह, हाँ, ये सारी चीज़ें उसके कारक होते हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो CFC वगैरह का जो इतना ज़्यादा कूलेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज है, AC है, ये सारी चीज़, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये तमाम ऐसी गैसें हैं जो जा करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रही हैं। तो O3 रिएक्ट करके ऑक्सीजन जब बना लेगा तो वो पूरी लेयर वहाँ खाली हो जाएगी, और जब खाली हो जाएगी तो सीधे जो है सारी रेज अंदर आ जाएंगी, और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग भी यानी टेम्परेचर भी तेज़ी से बढ़ेगा, और शरीर के जो त्वचा का रोग है वो भी बढ़ेगा, समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे जो है मछलियाँ और उसके जीव भी मरेंगे। इस तरह की तमाम समस्याएं जो हैं उत्पन्न होंगी। तो ओजोन मंडल का बहुत ये यहीं पे होता है। वायु, अगर एरोप्लेन पूछे कहाँ उड़ता है, समताप। कारण ये है कि क्षोभ मंडल में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता रहता है, कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी बारिश आ गई, सारा काम कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में होगा। यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा होता रहता है ऑल टाइम। लेकिन इसके ऊपर इसीलिए पहले जो है शुरू में कहते हैं टेक ऑफ जब करता है एरोप्लेन तब खतरा होता है, जब लैंडिंग करता है तब खतरा होता है। अदरवाइज जब उड़ने लगा तब फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं है, वो बढ़ेगा चला जाएगा आराम से, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगर पूछ ले कि एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं तो समताप मंडल यानी इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलेंगे। ये क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो वर्षा वगैरह या आंधी तूफान ये सारी चीजें कहाँ चलेंगी, क्षोभ मंडल में चलेंगी। आयन मंडल में क्या होता है, हाँ, जैसे आप टेलीविजन वगैरह चलाते हैं या रेडियो जो चैनल चलता है, ये जितनी भी चीजें हैं तो पहले जो वेव हैं वो कहाँ जाती हैं, आयन मंडल में। आयन मंडल से टकरा के वापस हमारे, जैसे मोबाइल से आप फोन लगाए तो क्या होगा, टावर से पहले चला जाएगा आयन मंडल में सिग्नल, फिर वहां से आके आपके मोबाइल के टावर, नियरेस्ट टावर के पास जाएगा। नहीं, वो तो और ऊपर रहते हैं। हाँ, ये सब आयन मंडल, जी, नेटवर्क वगैरह सिस्टम सारा आयन मंडल से होता है। क्लियर है ना। और ये हो गया आयन मंडल। हाँ, अब मीसोस्फीयर में क्या हो जाता है,
मीसोस्फीयर में जैसे कोई बाहर से कोई वो आ रहा है, कॉमेट वगैरह आ रहा है, कोई मतलब बड़ा उल्टा पिंड वगैरह आ रहा है, तो वो यहीं जल के नष्ट हो जाता है, हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए जो यात्री अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको बहुत सेफ्टी से रिटर्न किया जाता है। उसमें जो मटेरियल हो जाता है बड़ा, चूँकि जब लौट रहा है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो टकरा करके उसमें आग लग सकती है, उससे बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो वहाँ से बहुत तेज़ी से आते हैं उल्टा पिंड वगैरह, वो पुच्छल तारे जो देखते हैं ना आप लोग, पुच्छल तारे नहीं, नो जो आते हैं कहते हैं वो गिर रहा है क्या, वो कुछ, नहीं उससे विश मांगते हैं ना कि हाँ 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 हाँ, तो वो एक्चुअली वो जलने लगता है, जलते हुए वो इतना तेजी से बढ़ रहा होता है कि वो दिखता है कि जैसे उसकी पूंछ बन रही हो, ऐसा वो उसमें आग लग जाती है, वो वहीं नष्ट हो जाता है। अदरवाइज नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, बस्तियां पूरा नष्ट कर देगा, पता चला एक शहर ही पूरा नष्ट कर दिया। तो ये सारे महत्वपूर्ण परत हैं, ठीक है। अभी बड़ा टाइम हो गया, चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है, 15 मिनट खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? काजीरंगा असम में है। असम में है। और असम में एक और महत्वपूर्ण है, कौन सा? मानस, मानस, ये भी याद रखिए थोड़ा थोड़ा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जिम कार जिम कार्बेट, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये भी सही है। और यहाँ ये रामगंगा नदी किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, रामगंगा नदी किनारे है। बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। वेरी गुड, ये कर्नाटक में है। यही सुमेलित नहीं था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश। ये, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व हैं, लगभग 8 या 10 हैं। हाँ, कान्हा टिसली ये सब वहीं हैं, तो ठीक है ना। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अब यूपी का महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? खीरी। हाँ, लक्ष्मीपुर खीरी, बहुत बढ़िया। तो आपको इसमें दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, ठीक है। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? अभी हाल में बहुत न्यूज था। दिल्ली में हाँ 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 ज्यादा ताकि हो गया। प्राकृतिक बारिश, हाँ, प्राकृतिक वो आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल बारिश, तो उसका क्या मतलब था? उसका मकसद क्या था? वायुमंडल को स्वच्छ किया जाए। हाँ, क्योंकि पानी के कण से क्या होगा, वो चिपक करके जो भी प्रदूषक तत्व होंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो वायु क्या होगी, एयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और वही टारगेट है उसका। तो उन्होंने क्या किया, अब इसमें जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो जो दिल्ली का न्यूज दे करके हम इसको सही कर लिए। अच्छा हाँ, इसीलिए हम उठाए भी थे ये सवाल। वर्षा, वर्षा क्या करती है? वायुमंडल का जो प्रदूषण होता है उसको कम करती है। जैसे बारिश हो जाती है, पहली बारिश में कहते हैं कि एसिड रेन है, उसमें नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रदूषक हैं वो सब उसमें पानी के माध्यम से घुल करके नीचे आ जाते हैं, इसलिए उसमें नहीं भीगना चाहिए, पहली बारिश से बचना चाहिए। तो वर्षा, इसीलिए वर्षा वायुमंडल के प्रदूषण को कम करती है। और जो दिल्ली की घटना हुई इसकी वजह से ये न्यूज में भी था। तो ये पूछ सकता है, तो जो कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा मतलब कि बारिश होने की संभावना तो नहीं है, नेचुरली तो नहीं होगी, लेकिन बादल वहाँ बने हुए हैं। बादल बनने का मतलब कि उसमें पानी है, अगर उसको आप कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे वो कंडेंस हो जाए वहीं पे, और तो बारिश होने लग जाएगी। तो आर्टिफिशियल रेन का जो कॉन्सेप्ट है ये अरब वगैरह में बहुत यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। कहीं बादल कहीं से घूम फिर के पहुँच गया तो वहाँ क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड AgI, AgI को, या कल हम लोगों ने पढ़ा था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ पढ़े थे, वो भी इसमें यूज होता है। या NaCl जो आपका ये होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें यूज होती हैं किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में। एरोप्लेन से जाते हैं ऊपर, जहाँ बादल बने हुए होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ों को छिड़काव कर दिया जाता है, किसका? सिल्वर आयोडाइड का, या फिर ठोस CO2 का, सोडियम क्लोराइड का। या सोडियम क्लोराइड का। तो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, वहीं पे वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद वो बारिश होना शुरू हो जाएगा, इसी को कहते हैं कृत्रिम वर्षा। और ये किसके लिए यूजफुल है? वायुमंडल के प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये AgI, ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा यूज हो रहा है, सिल्वर आयोडाइड या ठोस CO2 या NaCl। तो ये भी एक सवाल ही है, इसको ध्यान से। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड या ठोस CO2, ये ठीक है।
क्योंकि न्यूज में है इसलिए मैं इसको और ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। अच्छा, आप जल्दी जल्दी होगा। कहाँ पहुँचे हम लोग? यहाँ से ना 142। हाँ, माल्थस जी बहुत प्रसिद्ध हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय, माल्थस के 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। माल्थस कहते हैं, ये इकोनॉमिस्ट थे, ये कहते हैं कि भैया जो जनसंख्या वृद्धि है वो विस्फोटक होती जा रही है। मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि किस तरह से हो रही है? जैसे एक आदमी है, वो 2 बच्चों को पैदा कर रहा है, ये दोनों बच्चे भी 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं 2-2 बच्चे, ये क्या किस रूप में बढ़ता चला जा रहा है? 2-2 में है, हम 5 हमारे 75 सबके आदमी, मतलब ये विस्फोटक है। लेकिन जो हाँ, जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन जो संसाधन बढ़ रहे हैं या खाद्य सामग्री हम बढ़ा रहे हैं, जैसे आज 1 कुंटल पैदा हो रहा है तो हम बायोटेक्नोलॉजी किए तो 2 कुंटल उसी में पैदा कर लिए, फिर 3 कुंटल किए, फिर 4 कुंटल किए। लेकिन ये बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है। तो ये इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेजी से हो रहा है, और जो वो हो रहा है खाद्य का उत्पादन हो रहा है वो धीमे धीमे हो रहा है। तो इसको जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इसको नियंत्रण करने के 2 उपाय बताए, एक निवारक उपाय और दूसरा जो है सकारात्मक उपाय बताए। हाँ, तो जो निवारक उपाय है उसमें नैतिक संयम यानी शादी लेट से करिए, शादी लेट से करिए और व्यस्त रहिए, कामकाजी होइए, तो क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो इन्होंने सबसे अच्छा उपाय इसी को बताया कि जन्म में जो है आप क्या करिए, नियंत्रण करिए, ठीक है। और दूसरा उपाय उन्होंने बताया सकारात्मक उपाय कि जैसे कभी सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए, तो क्या एक साथ सारे लोग खत्म हो जाए, वो भी जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका है। हाँ, तो इन्होंने 2 तरीके, हाँ कोरोना आया था, सही बोले। तो इस तरह के 2 उपाय हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि भैया सेल्फ नियंत्रण करिए, शादी लेट से करिए, बच्चे का नियंत्रण करिए, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बनाइए, कुछ ऐसे सिस्टम। हाँ, तो जन्म नियंत्रण ही इन्होंने सबसे प्रभावी, हालांकि युद्ध भी इन्होंने एक उपाय बताया है, विपत्ति भी एक उपाय बताया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है, लेकिन सबसे अच्छा उपाय उन्होंने कहा कि यही वाला है, ठीक है। तो माल्थस की जब याद आए, नहीं 2 बताए ना, सकारात्मक उपाय बताए और एक बताया इनके हिसाब से, ये भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है दोनों उन्हीं के उपाय। लेकिन इसमें पूछा क्या है, जनसंख्या नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय। भाई प्रभावकारी, भाई वो अनैतिक हो जाएगा ना, भाई युद्ध में कोई मर जाए तो अनैतिक माना जाता है, बीमारी से मर जाए तो अनैतिक माना जाता है, लेकिन नैतिक उपाय ये है, निवारक उपाय। कायाकल्प विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा वो ये ऑपरेशन कायाकल्प किसकी पलटेंगे? ये स्कूली शिक्षा के लिए। स्कूलों में कह रहे हैं कि भाई उसमें ग्राउंड होनी चाहिए, बच्चों के मतलब हर तरह की उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम होना चाहिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए साथ ही साथ उसमें बजट भी एलोकेट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो कायाकल्प जो इनका प्रोजेक्ट है, मिशन है, वो किससे संबंधित है? शिक्षा को बढ़ावा देने से। जैसे ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना है, जैसे क्या है कि बच्चों को जो है गांव घरों में अभी क्या होता है, लेबर के बच्चे क्या करते हैं कि वो इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि हमारे काम में हाथ बटाएगा, 2 तक 3 तक पढ़ा, उसके बाद उसमें लेबागिरी करने लगता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसीलिए ये मिड डे मील वगैरह की सुविधा शुरू की गई कि भाई बच्चे खाना खाने के बहाने ही आएँ, है ना। तो ये सारी सुविधाएँ हैं, आंगनवाड़ी वगैरह। तो ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सब लोगों को जान लेते हैं एक एक बार। तुहिनकांत पांडे जो हैं ये इस समय सेबी के हेड हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी जो आप ये आईपीओ लगाते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट है, ये इसका रेगुलेशन कौन करता है? सेबी करता है। सेबी के इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। अच्छा, ये जो शीर्ष संस्थाएं हैं इनके जो हेड हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए चारों का नाम हमने महत्वपूर्ण लोगों का रखा है। तुहिनकांत पांडे किसके हैं? संजय मल्होत्रा जो है ये हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सा बैंक होता है?
ये बैंकों का बैंक होता है। तो बैंक वाला जो सबको देता सरदार है, होता हाँ हाँ, बैंकों का सरदार ये हाँ। रिपोर्ट सबको देता भी है, सब देना चाहे उधार में तो इसको दे भी सकते हैं, रख भी सकता है। हम लोग नहीं जा सकते इसमें। आप लोग उसके लिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। रिपो दर रेट पे देता है। आप नहीं, आप इससे डायरेक्ट बैंकिंग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इसमें बैंकों का बैंकर है ये। जो बैंक आप हैं उनका बैंकर है। अगर पैसे बैंक के पास ज़्यादा है तो ले जाके आरबीआई के पास रख देगा, वो कुछ इंटरेस्ट दे देंगे। और अगर बैंक को कम पड़ रहा है लोन देने में तो इनसे मांग लेंगे कि भैया हमको इतना लोन दे दीजिए। और सरकार को भी पैसे की जरूरत है तो इन्हीं से ले देंगे, आरबीआई से। बैंक डूबता है तो यही हाँ होता है। हाँ 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 बिल्कुल। तो आरबीआई के इस समय हेड कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। अजय सेठ कौन है? अजय सेठ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस समय, नए नियुक्त हैं। फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है। और ये डॉक्टर अजय कुमार भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। ये हैं कौन? कल हम लोग आर्टिकल दो कौन सा पढ़े थे? 315, सॉरी, 315 हाँ, लोक सेवा आयोग। ये किसके लिए है? लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये। संघ लोक, यूपीएससी जिससे आईएएस बनते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर। ये अजय से बहुत लोग हैं। अजय सेठ भी हो गए, अजय कुमार भी हो गए, अजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा हो गए, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे किसके हेड हैं? सेबी के हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के हैं। अजय सेठ सेबी जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, शेयर मार्केट उसका रेगुलेशन पूरा, हाँ, शेयर मार्केट का रेगुलेशन ये करते हैं। तुहिन कांत पांडे, अजय सेठ हो गए और अजय कुमार हो गए यूपीएससी के हेड। बूटर प्राइज भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि भारतीय को मिला है। बानू मुस्ताक, ये कन्नड़ भाषा में लिखी थी अपनी किताब। हाँ, महिला ही हैं। इसका जो है एक और इसमें नाम महत्वपूर्ण, ये तो बानू मुस्ताक तो महत्वपूर्ण है ही है। दीपा भस्ती, ये इन्होंने अनुवाद किया। एक्चुअली जो बूटर प्राइज मिलता है वो मिलता है अंग्रेजी किसी कृति के लिए। इंग्लिश में आपने कोई रचना किया हो तो इन्होंने कन्नड़ में लिखा था बानू मुस्ताक ने। उस किताब को इन्होंने किसमें ट्रांसलेट कर दिया? इंग्लिश में, दीपा भस्ती ने। तो इन दोनों को मिला करके बूटर प्राइज किसको मिला है? बानू मुस्ताक और दीपा भस्ती को मिला। लेकिन यहाँ चूंकि बानू मुस्ताक ही ऑप्शन में है तो आपको बानू मुस्ताक बोलना है। ठीक है। तो ये बूटर प्राइज किसमें मिलता है? अंग्रेजी पुस्तक के लिए मिलता है। बट ये जो किताब है वास्तव में किसमें है? कन्नड़ में है। बानू मुस्ताक ने लिखा है, दीपा भस्ती ने उसको ट्रांसलेट किया है। तो दोनों पूछ सकता है कि किसने, हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो दोनों के काम के लिए मिला, तो दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी इसमें। ठीक है। शांति का नोबल, ये हर साल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शांति का नोबल एक महत्वपूर्ण नोबल होता है। हाँ ट्रम्प को मिलने वाला था लेकिन इसको मिल गया। हाँ सही कह रहे हैं। ये वेनेजुला, अभी हम एक कंट्री की बात किए थे, याद है? वेनेजुला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में सबसे ऊपर। वेनेजुला एक काम के लिए और फेमस हुआ, क्योंकि वहाँ के जो ग्लेशियर थे, ग्लेशियर क्या होते हैं? पानी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। नदी जितनी भी बह रही हैं उनका स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। गंगा है, आपकी यमुना है, ये सब कहाँ से निकल रही हैं? ग्लेशियर से ही तो निकल रही हैं। तो ग्लेशियर, यहाँ के सारे ग्लेशियर कहाँ के? वेनेजुला के सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। एकमात्र ऐसा देश विश्व का जहाँ के सारे, ये सब किसका प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो वहाँ के सारे ग्लेशियर इसलिए भी न्यूज में था वेनेजुला। और दूसरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है, ये एक राजनेता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन है? ये एक राजनेता है, महिला राजनेता। हाँ, कौन है? मारिया टोरिना मचाडो। ठीक है ना। ये जो है लगातार वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है। हाँ, तो इनके बहुत बड़े योगदान के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये वेनेजुला की रहने वाली हैं। क्लाउडिया शेनबाम कौन है? ये भी महत्वपूर्ण हो रहा है। ये मेक्सिको एक शहर है, जस्ट कनाडा, यूएसए और उसके नीचे मेक्सिको एक देश है। उस देश की ये पहली महिला प्रेसिडेंट है। फर्स्ट है, चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैरी ब्रूनको, इनको भी जो है वो मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। हमारे ख्याल से ये चिकित्सा के लिए मिला है, इसको देख लीजिएगा। जान फांसे को जो है उसके लिए मिला है, साहित्य के लिए। ये महत्वपूर्ण, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। मारिया चूंकि महिला है और पहली बार मिला है इसलिए महत्वपूर्ण है। ये पहली बार जो है महिला प्रेसिडेंट बनी है। और मारिया टोरिना मचाडो, शांति का नोबेल हर साल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। मेडिसिन के लिए ना, ब्रूनको को। हाँ ठीक है। तो मारिया टोरिना मचाडो और क्लाउडिया शेनबाम, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ओके। मिशन
सुदर्शन जो है, भगवान कृष्ण जो सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उसी के नाम पर इन्होंने इस बार 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि हम मिशन सुदर्शन लॉन्च करेंगे। चूँकि उसके जस्ट पहले ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, उसमें हमें कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। ये एक्चुअली क्या होता है, ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई मिसाइल किसी देश से आ रही है, छोड़ रहा है तो उसको वहीं नष्ट कर उसको हवा में ही नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास S-400 ऑलरेडी लिया गया है, कहाँ से? रूस से, रसिया से, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी जगहों पर अटैक होने से बचाए अपने आप को। अब मोदी जी का एक प्रोग्राम ये है मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से, जैसे जो बहुत क्रिटिकल जगह हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, या जहाँ पर हमारे न्यूक्लियर पावर मिसाइल वगैरह रखी हुई हैं, या फिर सेना का कोई अड्डा है, या संसद भवन है, ऐसे बहुत सारी सेंसिटिव जगह हैं ना भारत में, मतलब हर देश में होती हैं, या जहाँ पर हमारी ऊर्जा बन रही है, पावर प्लांट हैं, उन सब जगहों को हमको सेफ्टी प्रदान करना है। अभी क्या है, ये सारी मिसाइल हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, तो हमने क्या किया, बॉर्डर एरिया में लगा के रखा है। किसी देश से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको हवा में ही खत्म करना है। इनका टारगेट ये है कि मिशन सुदर्शन में पूरे देश को ही हम क्या करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करके उसको सुरक्षित करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, तो इसमें 10 साल लगेंगे अभी। तो इसका टारगेट लक्ष्य क्या रखा गया, 2035 तक। इनका लक्ष्य है कि 2035 तक हमारे जितने भी सेंसिटिव जगहें हैं वहाँ पर हम एयर डिफेंस सिस्टम अपना स्वयं का बना करके और उसको लगा दिया जाएगा। कहीं भी कोई मिसाइल अगर गिर रही है तो उसको वहीं हवा में ही खत्म कर दिया जाए, जिससे जन और माल का हानि बचाया जा सके। बस 2 क्वेश्चन है फटाफट। अगस्त 2025 में दिए गए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये नहीं तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसमें एक गलती हो गई, इसको पेपर में भी ठीक कराना है। ये बाल नहीं होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है, क्योंकि बाल ऑलरेडी यहाँ पे है ना एक कैटेगरी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये 12वीं फेल को मिला है, ये सही है, ठीक है। 12वीं फेल एक फिल्म है, मनोज कुमार एक IPS अधिकारी हैं, उनके संघर्ष पर है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विकी कौशल को नहीं मिला है। किसको मिला है? शाहरुख खान को। इतने बड़ा जीवन काल में पहली बार शाहरुख, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार नालटू फिल्म को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। हाँ, बी वाला गड़बड़ है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सरकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय बहुत सारे फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं, लेकिन उसमें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, और इसमें एक निर्देशक का पूछ सकता है, तो सुदीप्तो सेन है। सुदीप्तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मतलब जो निर्देशित करता है। ये द केरला स्टोरी एक आई थी, हाँ, उसको ये डायरेक्ट किए थे, इसके लिए सुदीप्तो सेन को मिला है। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 12वीं फेल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नालटू को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट। ये सब करंट का मैटर है, इसको समझते चलिए। अब ये 2 मैथ के सवाल आ गए, करना है? हाँ, अब चूंकि ये थोड़ा सा लेंदी रहेंगे। ए को कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है। कार्य करने की क्षमता ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 1/a, ये ए की कार्य करने की क्षमता है। अगर ए की कार्य करने की क्षमता लिया जाएगा तो 1/a, और अगर बी की कार्य करने की क्षमता लिया जाएगा तो 1/b। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है। तो ए में क्या है, ए की कार्य करने की क्षमता ये है, और इसका मतलब इसका 3 गुना, यानी इसमें 3 का अगर गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा ए के। बी अगर 3 गुना काम करना शुरू कर दे तब ए के बराबर पहुंचेगा। यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिल जाएं, अगर 1/a प्लस 1/b, यानी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे? 8/15। ये मैथ के सवाल है, इसको 1 दिन में समझाया नहीं जा सकता, इसको अब ऐसे करना है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो ए कैसे करेगा? तो ये इक्वेशन के माध्यम से क्या करेंगे, इसमें जो है ए का पूछ रहा है ना, तो बी की जगह में क्या रख देंगे, ए का मान रख देंगे यहाँ से निकाल के। तो यहाँ बी बराबर कितना हो जाएगा? बी अगर इधर चला जाएगा तो 3a हो जाएगा। हो जाएगा? अरे इसका पक्षांतर कर रहे हैं, ए का गुणा 3 में और बी का गुणा इधर, तो बी बराबर 3a। इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जहाँ जहाँ बी है वहाँ 3a लिख दीजिए। तो 1/a, हाँ, तिर्यक गुणा हुआ है। 1/a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं? तो 1/3a,
इक्वल टू 1/15। 1/15। तो यहाँ पे ये जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम हाँ तो इसको आ जाएगा 3a। 3a। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 1 इक्वल टू 1/15। 1/15। ये वो सब भिन्न उन्न है आपको। 4/3। हाँ, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3a इक्वल टू 8/15। तो 15 चौको 5 का 60, इधर से ये गुणा कर दिए, इधर 3a। 3a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 आ गया 20। 60 यानी 20 दिन में। ये AI वाला लगा दिया 20 आ गया हाँ AI वाला बता दिया अच्छा, देखिए मैथ है, इतना जल्दी हम लोग पढ़ने, चूंकि परीक्षा हमारी नज़दीक है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। तो जीके जीएस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मैथ ऐसे ही छोड़ देंगे छोड़ दीजिए, हाँ सबसे बेहतर है। और बहुत इजी हो तो कर लीजिए, नहीं भैया माइनस मार के रिस्क नहीं लेना 2 से ज़्यादा सवाल रहेगा भी नहीं, 2 या 3 अधिकतम। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता तो उसकी औसत गति। ये सवाल याद कर लीजिए क्योंकि इस बड़ा आसान है, ठीक है। ऐसे इसके कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है। इसका सूत्र है औसत चाल। अगर औसत चाल आपको निकालना हो तो आधी यात्रा जिस चाल से चला है गुणे दूसरी आधी यात्रा जिस चाल से चला है अपान टू शुरू में रहेगा a+b। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, ये जीवन भर कई सारे सवालों में काम आएगा। 2ab अपान a+b। 2ab क्या है, a है कि आधी यात्रा जिस चाल से चला, b है कि नेक्स्ट आधी यात्रा किस चाल से चला, और ये भी वही चीज़ है। अब इसी सूत्र में रख देना सिंपल, बस औसत चाल आ जाएगा। तो 2a मतलब कितना है 6, b कितना है 3 बटे a+b यानी 6 धन कितना होगा। अब इसी को ऊपर रहने दीजिए, हाँ 12 मत करिए, 2 × 6 × 3 ही रखिए, काटने में आसानी। नीचे कटा लीजिए 9, तो 3 से काटे 3 तिकाई, और 3 से फिर काटे 2, और 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ये सही जवाब हो गया। अब इसमें देखिए सवाल बदल कैसे सकता है, सवाल बदल कैसे सकता है। वो कह सकता है कि एक रेलगाड़ी शुरुआत में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उदाहरण समझते हैं, फिर से दूसरा सवाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू में आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो उस ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो फिर वही सूत्र लगाना है, 2ab अपान a+b। बस ये सूत्र हमेशा याद आना चाहिए। 2 × a मतलब पहली चाल, b मतलब दूसरी चाल, 7 अपान दोनों को जोड़ दीजिए, 60 40 100। 100। ये 8 0 यहाँ से कट गया, 8 0 यहाँ, 8 0 यहाँ 0। अब बचा जो वो है 6 चौको 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ बस ये सूत्र याद रखना है। एक सवाल हो सकता है पूछ ले, चूंकि ये बड़ा लोग पूछते हैं। एवरेज जनरली निकालने के लिए औसत, जैसे मान लीजिए कि इस क्लास का हम औसत निकालना चाहते हैं, तो जनरली तरीका ये होता है कि जिसका मतलब आपके वेट का औसत या उम्र का औसत हम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई 20 साल का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, तो सब का हम एज जोड़ देते हैं। मान लीजिए 20 साल वाले को जोड़ दिए, फिर 25 साल को जोड़ दिए, फिर 30 साल को जोड़ दिए, अब बट्टे में जितने लोग हैं उतने बट्टे 3 कर दिया जाता है। ये एवरेज निकालने का सामान्य तरीका होता है, सब जगह लागू होता है। लेकिन चाल के केस में ये सूत्र बदल जाता है, इसलिए ये सवाल ज़्यादा पूछता है। जैसे पूछ ले कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, एक की आयु 18, एक की 20, एक की 23, एक की 25, एक की 38, तो उस क्लास में एवरेज कितने उम्र के बच्चे बैठे हैं। तो यही करेंगे, सबका एज जोड़ के बटे जितने लोग होंगे उससे भाग दे देंगे। हाँ, लेकिन चाल में सूत्र बदल जाता है। चाल में 2 × पहली चाल यानी v1 × v2 कर सकते हैं, v1 माने वेलोसिटी बटे v1 + v2। तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्योंकि इसमें सूत्र बदल जाता है। औसत में लोग जनरली क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 6 धन 3 करके बटे 2 चाल हैं ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा, मार देंगे। इसमें अगर कहीं ये है ही है ऑप्शन तो मार देंगे। तो शॉर्टकट जिन बताओ गलत है समझ गए, इसका सही जवाब तो ये है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त किया जाए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अब मिलेंगे हम लोग 2 दिन बाद, यानी 26 तारीख को। 2 दिन हम दिल्ली में रहेंगे, इसलिए 26 को रेगुलर 9 बजे से प्रयास रहेगा क्लास चले। ठीक है, नमः संस्कृताय।